पल पर बैठा रहता है। तभी आदि और गर्वित दोनों जमीन पर लेटकर कहते हैं, भाभी माँ आप तो हमारे लिए पूजनीय है। अदिति ये देखकर मुस्कुराती है। अद्वैत अपने दोनों तरफ दोनों को घूरकर देखता है। वहीं गीता जी, दादी सा और काकी सा तीनों के होठों पर मुस्कान आ जाती है। इस परिवार की पहली ऐसी बहू है जिसके आगे 3 मर्द झुकते हैं और वो तीनों उसे अपना सब कुछ मानते हैं। वहीं कमल सा और दादा सा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उनके घर के तीनों कुंवर ये सब करे। वहीं अद्विक को अदिति की इज्जत करता देख अच्छा लगा, पर अदिति के साथ शादी के वक्त इतना सब कुछ हो गया ये सोचकर अद्विक गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो लाडो आप यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये सुनकर अद्वैत जो अदिति को प्यार से देख रहा था उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आने लगता है। वो खड़ा होता है और जल्दी से सेवक वहां आते हैं और सब कुछ वहां से उठाकर ले जाते हैं। अद्वैत अपनी जेब में हाथ डाल के कहता है, हमारी पत्नी कहीं भी नहीं जाएंगी। अद्वैत की बात सुनकर अद्विक गुस्से से कहता है, हमारी लाडो हमारे साथ जाएंगी, उसका भाई साहब अभी जिंदा है, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया और हमारी लाडो ने अब तक हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। जमाई साहब हमें तो काफी मान था आपके प्रति, पर पता नहीं था कि आपने हमारी बहन के साथ इतना कुछ किया और इतना दुख दिया है। अद्विक की बात सुनकर अदिति तुरंत कहती है, नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो हमसे पहले ही कहा था वो ये शादी कभी स्वीकार नहीं करेंगे और हम पीछे हट जाए, पर हमने उनसे शादी के लिए हामी भरी। हमें पहली नजर में हमारे हुक्म सा पसंद आ गए थे, पर हम इनके कारण नहीं रोए थे, सिर्फ हमारे मन में उम्मीद आ गई थी। इसमें हम गलत थे, हमें उन्होंने कभी उम्मीद दी नहीं थी और ना ही कभी हमारी बेइज्जती की थी। पर जब उन्होंने जाना कि हम वैसे ही हैं जैसे उन्हें पत्नी चाहिए थी, हम ऐसे थे कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। भाई साहब आपकी बहन ने एक पत्थर दिल को पिघला दिया, आपको तो गर्व होना चाहिए। आपकी बहन बिना हिम्मत हारे अपने रिश्ते को संभाल रही है। अस्मिता धीरे से अद्विक के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, प्लीज भाभी साहब को भाई साहब के साथ ही रहने दीजिए, भाई साहब और भाभी साहब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कहकर धीरे से अद्विक को सुनाई दे उस तरह वो कहती है, आप उसकी सजा हमें दे दीजिएगा, जैसा हमारे भाई साहब ने आपकी बहन के साथ किया आप हमारे साथ कर लीजिएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, पर हमारे भाई साहब भाभी साहब का रिश्ता ना टूटे, अगर टूटा तो हमें बहुत तकलीफ होगी। ये सुनकर अद्विक बिना किसी भाव के अस्मिता को देखता है। अस्मिता नीचे देखने लगती है, वो हड़बड़ाकर अपना हाथ अद्विक से छुड़ा लेती है। अद्विक हाथ जोड़कर कहता है, अब हमें चलना चाहिए, जाने से पहले आएंगे। कहकर अद्विक एक नजर अस्मिता को देखता है। अस्मिता समझ जाती है और पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखती है। दोनों ही लड़कियां अपने पति और भाई में पिस कर रह गई थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दोनों को खुश कैसे रखे। एक को खुश करने गए तो दूसरा ना खुश हो जाता है। अदिति अपने भाई साहब को देखती है जो कि उससे नाराज हो चुके थे। वहीं अद्वैत अपनी जाती हुई बहन को नम आंखों से देखता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। रात काफी हो चुकी थी। हाईवे पर अद्विक की गाड़ी चल रही थी। ड्राइवर आगे बैठा था और अस्मिता और अद्विक दोनों ही पीछे बैठे थे। अस्मिता की आंख लग चुकी थी, वो सीट पर सर रखकर सो रही थी। अद्विक अपने फोन में सारी रिपोर्ट्स देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद अद्विक का काम खत्म हो जाता है। अद्विक फोन में से ऊपर देखकर अपना चश्मा सही करता है और बगल में देखता है कि अस्मिता सोई हुई थी। उसने थोड़ा सा आंखों तक घूंघट लिया हुआ था। अद्वैत आगे देखता है, आगे की मिरर से अस्मिता साफ साफ दिख रही थी। वो नहीं चाहता था कि जब ड्राइवर पीछे गाड़ी देखने के लिए मिरर में देखे तो वो अस्मिता को देखे। अद्विक बगल में बटन को प्रेस कर देता है जिससे उनके और ड्राइवर के बीच पार्टीशन गिर जाता है। अद्विक अपना चश्मा निकालकर साइड में रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अद्विक के दिमाग में बार बार अस्मिता की वही बात आ रही थी जब अस्मिता ने कहा था जैसे उसके भाई साहब ने किया आप उसके साथ वैसे ही रहना, पर उसकी भाभी को प्लीज अलग मत करना। अद्विक की आंख खुल जाती है, वो बगल में सो रही अस्मिता को देखता है। तभी पता नहीं उसे क्या होता है, वो अस्मिता के ऊपर झुक जाता है और अस्मिता को घूर कर देखता है। अस्मिता को अपने पर कुछ महसूस होता है जैसे उसे कब से कोई देख रहा हो। अस्मिता की नींद टूट जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है जहां अद्विक थोड़ा सा उसके ऊपर था, पर उसने अपना बैलेंस बना के रखा था। अस्मिता अपने पल्लू को पीछे करके धीरे से कहती है, जी। अद्विक अस्मिता की कलाई को पकड़कर ऊपर की ओर यानी सामने देखता है और कहता है, क्या बोल रही थी आप? हम भी ऐसे ही बर्ताव करें जैसा आपके भाई साहब हमारी लाडो से कर रहे थे। अद्विक की बात सुन अस्मिता थूक को निकलती है। वो अपनी नजरें नीचे कर धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। वहीं उसके मुंह से अद्विक कुछ सुनना चाहता था, इसीलिए तो उसने अस्मिता को नींद से जगाया था, पर अस्मिता कुछ भी नहीं बोल रही थी। वहीं अद्विक खुद को देखता है, वो अस्मिता के काफी करीब आ गया था। वो झट से खुद को पीछे हटा देता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। वहीं अस्मिता की तो नींद ही उड़ चुकी थी, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये क्या था? कोई इंसान जस्ट नींद से उठा हो और उसे ऐसा सदमा मिले तो वो कैसे सह पाएगा? वो खिड़की के पास थोड़ी सी खिसक जाती है और अपना सिर खिड़की पर रख के बाहर देखने लगती है। उसकी सांसों की आवाज अद्विक के कानों तक पहुंच रही थी। अद्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पता नहीं क्यों उसे अस्मिता का इस तरह शांत रहकर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद को भी नींद नहीं आ रही थी और जिसे आ रही थी उसे वो सोने नहीं देना चाहता था। अद्विक एक बार अपने दोनों कंधों को उचका देता है और अपने बालों पर एक बार हाथ घुमा देता है। अस्मिता बिल्कुल भी अद्विक के सामने नहीं देखती। उसे तो इस इंसान से डर लगने लगा था। पता नहीं क्या करता है बीच बीच में। थोड़ी ही देर में वापस से अस्मिता की आंख लग जाती है। अस्मिता का सिर नींद में ही अद्विक के कंधे पर आ जाता है और वो चैन से उसके कंधे पर सिर रखकर सोने लगती है। वहीं अद्विक का ध्यान अस्मिता पर जाता है कि कितनी खूबसूरत और प्यारी दिख रही थी अस्मिता। सोते हुए अद्विक गौर से अस्मिता की हिलती हुई पलकों को देखने लगता है। धीरे धीरे उसका ध्यान अस्मिता के नाक पर जाता है। अस्मिता के नाक का शेप काफी अच्छा था। उसका और अद्वैत का नाक सेम था। दोनों के नाक के कारण उनका चेहरा और भी ज्यादा आकर्षक लगता था। अद्विक धीरे धीरे अस्मिता के होठों की तरफ आता है, सॉफ्ट गुलाबी होठ। अद्विक काफी देर तक अस्मिता के उन्हीं होठों को देखते रहता है और अपनी नजरें फेर लेता है। अस्मिता धीरे से अद्विक का लेफ्ट हैंड पकड़ लेती है और अपने दोनों हाथ उस पर लपेट के आराम से अद्विक के कंधे पर सो रही थी। उसे नींद का अंदाजा ही नहीं था कि वो किसकी बाहों में सो रही है। वहीं अद्विक अस्मिता के हाथों को अपने हाथ में देखता है और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पता नहीं क्यों पर उसका मन अस्मिता को दूर करने का हो ही नहीं रहा था। दोनों ही देर रात को 3 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। अद्विक ने पहले अस्मिता को धीरे से साइड किया। अद्विक ड्राइवर को इशारा करके हॉर्न बजाने को कहता है। ड्राइवर हॉर्न बजा देता है। अस्मिता की आंखें खुल जाती है। ये दूसरी बार था जिससे अस्मिता डर के उठी थी। वो आसपास देखती है, उसका ससुराल आ चुका था। अद्विक दूसरी साइड से बाहर आ चुका था। ड्राइवर आकर अस्मिता का दरवाजा खोलता है। एक सेवक आकर अस्मिता के बैग को लेता है। अस्मिता अपना पल्लू और लहंगा संभालकर घर के अंदर आने लगती है। अद्विक भी अपने कमरे में चला गया था। दोनों आकर फ्रेश होते हैं और थोड़ी देर के लिए आकर लेट जाते हैं। अद्विक सोफे पर लेटता है और अस्मिता बेड पर लेटी थी। अस्मिता को अद्विक की साइड वाली साइड सिलवट पड़ी हुई नजर आ रही थी। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मुस्कान गायब भी हो जाती है। इसका मतलब अद्विक कल बेड पर सोया, पर आज उसकी मौजूदगी होने के कारण अद्विक सोफे पर सोया हुआ था। दोनों ही काफी कुछ सोचते हुए सो जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अस्मिता और अद्विक प्रताप परिवार को जाने से पहले उनसे मिलने आए थे, पर उस वक्त अदिति काफी रोई अपने भाई साहब को गले लगा के, क्योंकि उसके भाई साहब काफी टाइम के लिए दूर जा रहे थे। अद्विक ने इस वक्त सभी को माफ कर दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे महीनों गुजर जाते हैं। अस्मिता और अद्विक दोनों ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। अद्विक ने ऑस्ट्रेलिया में नया घर लिया था क्योंकि पुराना घर काफी बड़ा था और 2 लोगों के लिए वो काफी बड़ा घर हो जाता। अस्मिता को भी बड़ा घर नहीं चाहिए था।
उसने भी इस बात के लिए मंजूरी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक इंडियन पंजाबी लेडी वहाँ कुकिंग के लिए आया करती थी और घर की साफ सफाई का काम अस्मिता ही देख लेती। वहाँ ज्यादा मिट्टी और डस्ट घर में नहीं आती थी और शायद इसीलिए अस्मिता साफ सफाई के साथ अपनी आगे की पढ़ाई को भी जारी रखती है। अस्मिता वहाँ साड़ी पहनने लगी थी और जब कॉलेज जाती तब जींस और कुर्ती पहना करती। अस्मिता को साड़ी में कोई शर्म नहीं थी, पर वहाँ के लोग उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर कर देखा करते, जिस कारण अस्मिता ने अद्विक की परमिशन लेकर जींस पहनना शुरू कर दिया था। जब वो बाहर होती कॉलेज में तो जींस पहनती और जब कहीं घूमने जाना हो या शॉपिंग पर जाना हो या घर पर हो तब वो साड़ी ही पहना करती थी। इन कुछ दिनों में अद्विक अस्मिता के बीच कुछ भी नहीं बदला था। अद्विक देर रात तक घर नहीं आ पाता था क्योंकि उसे काफी काम था और अस्मिता भी उसके इंतजार में तब तक पढ़ाई किया करती और बाद में ऐसे ही सो जाया करती। अद्विक रात को देर से घर आता और बना हुआ खाना गर्म करके खा लेता। वो अस्मिता को उठाना जरूरी नहीं समझता था क्योंकि उसकी पूरे दिन ऐसे ही भाग दौड़ रहती थी। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। स्टडी रूम में बैठा था। वहीं अदिति वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी आंखें नम थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अदिति अपने आंसू को पोंछकर कमरे में आती है और 135 एक महीने बाद रात के वक्त अद्वैत अपनी स्टडी रूम में बैठा था। वहीं अदिति वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी आंखें नम थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अदिति अपने आंसू को पोंछकर कमरे में आती है और अपने पूरे कमरे में एक नजर डालकर बालकनी में चली जाती है और एक कोने में बैठकर अपने घुटनों के बीच अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। अदिति का पूरा चेहरा रोकर लाल हो चुका था। अदिति सुबह सुबह के बस रोए जा रही थी। वहीं स्टडी रूम में बैठे अद्वैत को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अपने शर्ट के बटन खोल देता है और एसी का टेम्परेचर ठीक करके वापस से काम करने लगता है। अद्वैत का मन फिर भी अच्छा नहीं लगता। वो खड़े होकर अपने रूम की ओर जाने लगता है। वहीं अदिति अभी बालकनी में बैठकर रो रही थी और ऊपर आसमान में दुखी मन से देख रही थी, मानो वो मन ही मन अपने दुख की शिकायत कर रही हो। तभी उसे कमरे में किसी के आने का एहसास होता है। अदिति जल्दी से अपने चेहरे के आंसू साफ करके अपने हाथों से अच्छी तरह से पोंछती है और अपने चेहरे पर घूंघट ले लेती है जिससे कोई भी अदिति का चेहरा देख न सके। वहीं कमरे में और कोई नहीं, अद्वैत ही आया था। अद्वैत अंदर आते हुए आसपास देखते हुए कहता है, अदी अदी कहाँ हो तुम, कहकर बालकनी की ओर आने लगता है। अदिति वहीं बैठी रहती है। तभी अद्वैत बालकनी में आ जाता है और बालकनी में एक नजारा देखकर कोने में देखता है जहाँ अदिति बैठी हुई थी। उसके घुटने पैर से मुड़े हुए थे और अपनी दोनों बाहों के बीच वो पैर को लपेटे हुई थी। अद्वैत वहाँ आता है और उसके सामने घुटने के बल बैठकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अदिति हड़बड़ा कर कहती है, वो हुक्म ताज़ी हवा खाने आई थी। अद्वैत अपनी एक भौं ऊपर करके कहता है, ताज़ी हवा खाने आई थी तो सोफे पर या झूले पर बैठ जाती, यहाँ कोने में क्यों बैठी हो? अदिति को कोई बहाना बनाते नहीं बनता तो वो कहती है, अब वो मुझे चक्कर आ रहा था इसलिए मुझे जमीन पर बैठना पड़ा। अद्वैत अदिति का घूंघट उठाकर उसके चेहरे को देखता है। अदिति का चेहरा लाल हो चुका था। अद्वैत वहीं दीवार से सटकर बैठ जाता है और अदिति को अपनी तरफ खींचता है। अदिति अद्वैत की बाहों में आ जाती है। अपने हुक्म की बाहों में आकर अदिति अपने सब्र का बांध तोड़ देती है। वो सुबह सुबह के रोने लगती है। अदिति रोते हुए कहती है, हमें छोड़ दीजिए हुक्म साहब, हम कुछ भी काम के नहीं है। एक नारी, एक औरत जिस कारण पहचानी जाती है वो हम नहीं कर पा रहे। हमें माफ कर दीजिए, हमारी इस प्रॉब्लम के कारण हम आपको बाबा सा नहीं बना पा रहे, हमें माफ कर दीजिए, कहकर अदिति रोने लगती है। अद्वैत अदिति को कसकर पकड़ लेता है। वो अदिति को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके ऊपर हल्का सा झुककर उसके गाल को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और प्यार से कहता है, मलाई कुल्फी, तुम्हारे लिए मां बनना नामुमकिन तो नहीं है ना, और हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। अदिति अपने दोनों हाथ अद्वैत के हाथ पर रखकर कहती है, हमने सारी कोशिशें, सारे प्रयास कर लिए। डॉक्टर जितनी भी दवाइयां देती है, जितने इंजेक्शन दिए थे, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। और आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए जो आपको आपका वंश दे सके। ये बात सुनकर अद्वैत अदिति की चिन को कसकर पकड़कर कहता है, खबरदार जो आज के बाद हमारे साथ ऐसी कोई बकवास की तो हम खुद को और आपको जान से मार देंगे। अगर हम बाबा सा मासा नहीं बन पाए तो क्या हुआ, चले जाएंगे सबसे दूर, सिर्फ हम दोनों। हमें सिर्फ तुमसे मतलब है कुमरानी सा। अदिति अपनी आंखें बंद कर देती है। अभी भी वो सुबह रही थी। वहीं अद्वैत उसके बालों में हाथ फेर रहे थे। वहीं अदिति अभी रोए जा रही थी और अद्वैत बेड पर आकर लेट जाता है और अदिति को अपने ऊपर लेकर उसे सुलाने लगता है। अदिति नींद में धीरे धीरे बार बार अद्वैत का ही नाम ले रही थी और रो रही थी और सुबह रही थी। अद्वैत अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगता है। अद्वैत की आंखें लाल थी। वो अपनी जेब में से फोन निकाल के डॉक्टर को कॉल करता है। दरअसल अदिति और अद्वैत दोनों ही अदिति के मायके जाने के वक्त उससे पहले ही कोशिश कर रहे थे, पर अदिति का गर्भ इतना कमजोर था कि उसका गर्भ बन ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने काफी गोलियां अद्वैत को भी दी थी। अद्वैत अदिति की इच्छा के कारण सब कुछ कर रहा था, वरना वो अदिति को इतना तड़पते हुए नहीं देख सकता था। अद्वैत डॉक्टर को आधी रात को नींद से जगाते हुए कहता है, कल हमारी मीटिंग मिस्टर गुजर से करवाओ, और वो मुंबई के जाने माने मशहूर डॉक्टर हैं, हमारी बीवी का इलाज वही करेंगे। ये सुनकर डॉक्टर हाँ में से हिलाकर मिस्टर केशव गुजर को फोन करते हैं। कल की मीटिंग डिसाइड कर लेते हैं। वहीं अद्वैत की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो वही सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे, कैसे वो अदिति को शांत और पहले जैसा हंसता खेलता और नॉर्मल रखे। कुछ दिनों से अदिति ने अपना डाइट चार्ट भी बिगाड़ दिया था। ना तो वो योगा करती थी और ना ही कुछ, क्योंकि वो सारी चीजों से परेशान हो चुकी थी। अदिति को पूरा यकीन था कि उसके हुक्म सा कभी उसे छोड़ेंगे नहीं और ना ही उसे कुछ कहेंगे। अदिति अब गहरी नींद में सो जाती, पर अद्वैत की आंखों से नींद गायब थी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सुबह थी। अद्विक रोज की तरह तैयार होकर ब्रेकफास्ट का इंतजार करने बैठ गया था। वहीं आज अस्मिता जल्दी उठ गई थी, वरना रोज अद्विक उसके सोने के बाद ही घर आता और जागने से पहले ऑफिस चला जाता। दोनों के बीच दिन में कोई भी बात नहीं होती। उन दोनों को कुछ कहना होता तो मेट के जरिए पता चलता था, जिससे अस्मिता काफी उदास हो चुकी थी। वो अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, पर कैसे? वो उठकर सबसे पहले नहाने जाती है और फ्रेश होकर कमरे में आती है। इस वक्त अस्मिता ने बाथरोब पहना हुआ था। उसके बाल गीले थे। अस्मिता ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। उसकी गोरी त्वचा काफी चमक रही थी। अस्मिता खुद को अच्छे से पोंछकर खुली जींस पहनती है। ब्लू जींस पर अस्मिता मिरर वर्क की स्ट्रैप वाली शॉर्ट कुर्ती पहनती है, जिससे कंधे से डोरी को बंद करना था। अस्मिता ने कुर्ती पहन ली थी और डोरी को बंद कर रही थी। उसके बालों का पानी उसके कंधों पर टपक रहा था और अस्मिता का पूरा ध्यान अपनी डोरी को बांधने में था। तभी अद्विक एक फाइल लेने कमरे में आता है। अद्विक अपने फोन में था, तभी उसे बॉडी वॉश की खुशबू आती है। अद्विक नजर उठाकर सामने देखता है। सामने अस्मिता मिरर के सामने ही तैयार हो रही थी। एक पल के लिए अद्विक अस्मिता के चेहरे में खो जाता है। तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अस्मिता का पूरा गोरा कंधा दिख रहा था। अस्मिता के कंधे पर एक तिल था जो उसके कंधे को और भी ज्यादा आकर्षक कर रहा था। तभी अस्मिता का ध्यान सामने मिरर पर जाता है। अद्विक को अपने पीछे ही खड़ा देख अस्मिता वहां सोफे पर रखा दुपट्टा ले लेती है और खुद को कवर कर लेती है। वहीं इस बात से अद्विक को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अस्मिता को यह टॉप बाकी मर्दों के सामने पहनने में शर्म नहीं आती थी, पर खुद के पति के सामने और इस तरह के टॉप पहनने में शर्म आती है। यही सोचकर अद्विक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो तो घर पर होता ही नहीं है। क्या अस्मिता ऐसे कपड़े पहनकर हर रोज कॉलेज जाती है? आखिर सारी लड़कियों से कैसी कैसी नजरों से देख रहे होंगे। अस्मिता हड़बड़ा कर नीचे देख के कहती है, आपको कुछ चाहिए? अद्विक
फीका मुस्कुरा के कहता है, क्यों हम अपने कमरे में नहीं आ सकते? उसके लिए हमें आपकी परमिशन लेनी होगी। अस्मिता नाम से हिलाकर उसके सामने देखते हुए कहती है, नहीं हमारा मतलब वो नहीं था, वो बस हम ऐसे ही कहते हुए वो चुप हो जाती है। तभी अद्वैत बिना किसी भाव के कहता है, आखिर इतना सच सवाल क्यों रही हैं आप? क्या कोई खास बात है या कॉलेज में कोई फेस्ट है? अस्मिता को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, वहीं अद्वैत अंदर से जलकर कोयला हो रहा था। अस्मिता और मिर्ची लगाते हुए कहती है, नहीं तो आज कुछ खास नहीं है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हम तो हर रोज ऐसे ही तैयार होकर जाते हैं, आज क्या खास होगा? कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अद्वैत की आंखें बड़ी हो जाती है, उसे गुस्सा आने लगता है। फॉरेन कंट्री में ऐसा सब पहनना नॉर्मल था और अद्वैत भी मॉडर्न सोच का ही था, पर पता नहीं क्यों उसे ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। अस्मिता को सब लोग इस तरह से देखते हैं, ऊपर से उसके बालों में से पानी गिर रहा था उसके गले पर, जिससे किसी का भी मन डगमगा जाए। अस्मिता ने काफी छोटा और स्टाइलिश मंगलसूत्र पहना हुआ था। तभी अद्वैत बिना कुछ बोले वार्डरोब को खोलता है और एक लॉन्ग ओवरसाइज का अपना शर्ट निकाल कर आता है और सोफे पर देते हुए कहता है, वो निकाल कर ये पहन लो, बाहर बहुत ठंड है। कहकर एक नजर अस्मिता को देखता है और वहां से जाने लगता है। तभी अस्मिता बोली, क्यों ये तो ठीक है और अभी कहाँ ठंडा है, हम यही पहनेंगे। कहकर अपना दुपट्टा साइड सोफे पर रख देती है और अपने बाल खोलकर उसे तौलिए से सुखाने लगती है। तभी अस्मिता की एक तरफ की स्ट्रिप खुल जाती है। अस्मिता अपनी आंखें मींच लेती है। तभी उसके मुंह से हल्की सी चीख निकलती है। क्या होगा बाकी कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। अद्वैत की बाहों में झूल जाती है। ये देख अद्वैत हैरान हो जाता है और अदिति के गाल को थपथपा के कहता है, अदी अदी आंखें खोलो, अदी आंखें खोलो, हुकुम रानी सा अपनी आंखें खोलिए। 136। अस्मिता की चीख निकल जाती है। उसकी एक साइड की स्ट्रिप की गांठ खुल चुकी थी। अस्मिता की आंखें बंद हो जाती है। तभी उसे अपने खुले कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस होता है। अस्मिता अपनी आंखें खोलकर मिरर में देखती है, जहां अद्वैत उसकी स्ट्रिप को बंद कर रहा था। उसका ध्यान दूसरी तरफ था, पर उसके हाथ स्ट्रिप बांधने में चल रहे थे। अस्मिता की सांसें तेज हो जाती है, वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं देख पा रही थी। तभी अद्वैत सोफे से अपनी शर्ट देते हुए कहता है, जाइए इसे पहन लीजिए और कोई बहाना नहीं। अस्मिता अद्वैत की शर्ट को देखती है। उसे तो लड़कों के टी शर्ट को पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर से उसे तो मजा आता था। वो बचपन में हमेशा अद्वैत और उसके बाबा साहब की शर्ट को छुपकर उनके कमरे में से लेकर आती थी और खुद ट्यूशन जाते वक्त या फिर बाहर जब खेलने जाती तो पहन लेती। जब अद्वैत और कमल जी को उनकी शर्ट नहीं मिलती तो वो सबसे पहले अस्मिता को ही ढूंढा करते थे। वो उनके ओवरसाइज शर्ट में बहुत ही क्यूट लगती थी। अस्मिता झूठा नाटक करते हुए कहती है, नहीं नहीं हम ये नहीं पहन सकते, लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर अद्वैत घूर कर देखता है और कहता है, लोग क्या कहेंगे ये आपके लिए मायने रखता है, लेकिन लोग क्या देखेंगे ये मायने नहीं रखता। क्यों? सही कहा ना हमने। अस्मिता अद्वैत की बात समझ जाती है, पर ना समझने का नाटक करते हुए कहती है, मतलब क्या? हमें समझ नहीं आया। अद्वैत अस्मिता का हाथ पकड़ के अपना शर्ट लेते हुए कहता है, इसे पहन लीजिए, जाइए। अस्मिता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी वो जाते जाते जानबूझकर कहती है, उससे अच्छा था कि आप जल्दी से ऑफिस चले जाते हैं, वही अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने मनपसंद के कपड़े तो पहन पाते हैं। उसकी बात सुनकर अद्वैत को गुस्सा आता है। मतलब अस्मिता को अच्छा नहीं लगा कि वो अभी भी इस वक्त घर पर है। वो अस्मिता की बाह पकड़कर अस्मिता को अपने सामने करके गुस्से से कहता है, आप जैसा चाहोगी वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हम रोज कॉलेज आपको ड्रॉप करने आएंगे और बाद में ऑफिस जाएंगे। कहकर गुस्से से उसे देखता है। वहीं अस्मिता झूठ मूठ का कहती है, नहीं नहीं आप जल्दी चले जाते हैं, वही हमारे लिए सही है, कल से आप जल्दी जाएंगे। ये सुनकर अद्वैत एक कदम गुस्से से और आगे बढ़ जाता है। अस्मिता हड़बड़ा के 2 कदम पीछे जाते हुए कहती है, अब अच्छा ठीक है हम आते कपड़े बदल के। कह के अस्मिता जल्दी से वहां से वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में आते वक्त अस्मिता के चेहरे पर मुस्कान थी। वो काफी खुश थी। उसे जो चाहिए था आखिर वही तो मिल रहा था। अद्वैत का उसका पास होना, सुबह उठकर अद्वैत का चेहरा देखना, वरना रोज कहां से ऐसा मौका मिलता। उसकी आंख खुलने से पहले ही अद्वैत वहां से चला जाता था। अस्मिता अपना टॉप निकालती है और दूसरा इनरवेयर पहनकर अद्वैत की शर्ट को हाथ में लेती है। ये शर्ट अद्वैत ने परसों ही पहना था। ये ब्लैक शर्ट अद्वैत काफी बार पहनता था। अस्मिता उस शर्ट को अपने नाक के पास ले जाकर स्मेल करती है। अभी भी उसमें से अद्वैत के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। अस्मिता अद्वैत का शर्ट रब करते हुए उसे पहनकर इन कर लेती है। अस्मिता काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसकी हाइट भी छोटी थी और ऊपर से उसके बाल लंबे थे, जिस कारण हमारी छुटकू अस्मिता बहुत ही क्यूट दिख रही थी। वो अपने बालों में कोई भी पोनीटेल बनाती तो बाहर निकल आता। वो अपने टॉप को वार्डरोब में रख देती है और बाहर के कमरे में आकर एक नजर डालती है। अद्वैत वहीं सोफे पर बैठा था और अपना काम कर रहा था। वो अद्वैत के सामने खड़ी हो जाती है और जानबूझकर कहती है, हम कैसे लग रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर अद्वैत ऊपर सामने देखता है और देखता ही रह जाता है। अस्मिता कपड़ों में काफी अलग दिख रही थी। अद्वैत सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। अस्मिता अपना मुंह बना लेती है और मिरर के सामने आकर अपने बालों को खोलकर मैसी बन बनाकर अपनी 2 लटें बाहर निकालती है। अद्वैत उसे ही देख रहा था। अस्मिता अपने आंखों पर हल्का काजल और आंखों के ऊपर आईलाइनर लगाती है। अस्मिता एक रेड लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, जिसकी खुशबू काफी अच्छी थी। कोई भी अस्मिता को देखता तो प्यार करने से रोक नहीं पाता। दिन ब दिन अस्मिता काफी सुंदर दिखने लगी थी। अद्वैत अपने दिमाग के सारे विचार को झटक कर अस्मिता से कहता है, नाश्ता खत्म कर लीजिए, तब तक हम आते हैं। अस्मिता हाँ में सिर हिलाकर अपना बैग लेकर बाहर चली जाती है। अद्वैत गहरी सांस लेता है और दरवाजा बंद करके वार्डरोब के पास आता है और अस्मिता का वार्डरोब खोलता है। उसमें कई सारे कपड़े थे। कुछ कपड़े राजस्थानी पोशाक थे, कुछ साड़ियां थी और कुछ ड्रेसेस तो कुछ जींस भी थे। अद्वैत एक एक करके अस्मिता के टॉप को देखता है, जिसमें डीप गला और पीछे से बैकलेस। उन सारे टॉप को वो अपने हाथों में लेता है और अस्मिता के पास ऐसे 4-5 टॉप थे। अब अद्वैत अस्मिता के ब्लाउजेस को देखता है। उसमें से भी वो डीप गले वाला ब्लाउज निकाल देता है। 2 ब्लाउज काफी बोल्ड थे, जिसमें डीप गला और पीछे से बैक से सिर्फ एक पट्टी थी। अद्वैत मुट्ठी में ब्लाउज को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, आखिर ये लड़की ने ऐसे ब्लाउज सिलवाए क्यों है? कहकर वहां के डस्टबिन को ओपन करके सारे कपड़े उसमें फेंक देता है। दरअसल ये ब्लाउज तो अस्मिता की दोस्त ने उसे सिल के दिया था, क्योंकि उसे सिलाई आती थी और अस्मिता की शादी के वक्त उसकी दोस्त के पास कुछ गिफ्ट नहीं था, तो उसने अस्मिता के लिए 4 ब्लाउजेस सिल कर दिए थे, जिसमें से 2 काफी बोल्ड थे। अद्वैत बाहर आता है। अस्मिता का नाश्ता हो चुका था। अस्मिता खड़ी होती है। अद्वैत उसे चलने का इशारा करता है। तभी अस्मिता अपने माथे पर हाथ रख के कहती है, अब अरे यार वो हम असाइनमेंट लेना भूल ही गए, हम आते हैं उसे लेकर आते हैं, आज प्रोफेसर को दिखाना है। कहकर अस्मिता कमरे में जाती है। वो अपने वार्डरोब को खोलकर देखती है, जहां उसका रखा हुआ टॉप नहीं था। अस्मिता के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसे अपने बाकी के कपड़े भी मिसिंग लगते हैं। वो हैरान हो जाती है और जल्दी से डस्टबिन खोलकर देखती है, जिसमें उसके ब्लाउजेस और टॉप थे। अस्मिता हैरान हो जाती है और फिर मुस्कुराकर प्यार से कहती है, हमारे जल टुकड़े इतनी जल्दी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पूरा महीना आपने हमें तड़पाया है ना, खुद को हमसे दूर रख के, अब जरा आप भी चलिए, जिससे आपको मालूम हो कि इतनी क्यूट सी भोली वाली बेबी को कभी तड़पाना नहीं चाहिए। कहकर वो अपना मुंह छोटा सा कर लेती है और बैग लेकर बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में रात थी। आधी रात को अद्वैत सिगरेट के कश ले रहा था। कुछ टाइम तक डॉक्टर ने उसे मना किया था कि वो किसी भी प्रकार का स्मोक या ड्रिंक ना करे, इससे उन्हें ही प्रॉब्लम होगी, पर अद्वैत का मन विचलित था। वहीं बेड पर लेटी अदिति को स्मेल आती है। वो अपनी आंखें खोलकर सामने बालकनी की ओर देखती है। वो धीरे से उठकर बालकनी की ओर जाती है और अद्वैत के मुंह से सिगरेट छीनकर वहां बने डस्टबिन में डाल देती है और नाराजगी से अद्वैत को देखने लगती है। अद्वैत अपना कश उन दोनों के चेहरे के बीच छोड़ता है। अदिति अपना चेहरा घुमा लेती है और अपना मुंह बिगाड़ लेती है। अद्वैत अदिति की कमर से उसे पकड़कर अपने करीब लाता है और अदिति के गाल पर अपनी दाढ़ी को रब करने लगता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पलकें भारी हो चुकी थी। वो अद्वैत की बाहों में झूल जाती है। ये देख अद्वैत हैरान हो जाता है और अदिति के गाल को थपथपा के कहता है, अदी अदी आंखें खोलो, अदी आंखें खोलो, हुकुम रानी सा अपनी आंखें खोलिए। कहकर अदिति को जल्दी से अपनी बाहों में उठा लेता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम।
एपिसोड 137। अस्मिता और अद्विक दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। अस्मिता बाहर देख रही थी और अद्विक कार ड्राइव कर रहा था। अस्मिता के होठों पर हल्की हल्की मुस्कान थी। तभी उसका फोन बजता है। फोन उसकी दोस्त ऋचा का था। अस्मिता जल्दी से फोन उठा लेती है। सामने से आवाज आती है, अरे अस्मिता कहाँ रह गई? कॉलेज आने वाली है कि नहीं आने वाली है? अस्मिता कहती है, हाँ यार हम आ रहे हैं, रास्ते में है। ऋचा कहती है, अरे तुम्हारे टैक्सी वाले को बोलना जल्दी से गाड़ी ड्राइव करे। हमारा इंडिया होता तो 80 के ऊपर से आराम से गाड़ी यहाँ जाती, यहाँ तो 40 के ऊपर जाने भी नहीं देते। ये सुनकर अस्मिता कहती है, नहीं हम टैक्सी में नहीं आ रहे हैं। ऋचा हैरानी से बोलती है, तो तू किस में आ रही है? अब ये मत कहना कि बस में आ रही है। यार जीजू साहब बहुत पैसे वाले हैं, तुम तो पर्सनल कार भी कर सकती हो। अस्मिता गहरी सांस लेकर तिरछी नजरों से अद्विक को देखती है और धीरे से कहती है, तुम्हारी जीजू साही हमें कॉलेज छोड़ने के लिए आ रहे हैं। अस्मिता के मुंह से जीजू शब्द सुनकर अद्विक की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो खुद को कंट्रोल करके गाड़ी को अस्मिता के कॉलेज के बाहर ही रोकता है। अस्मिता एक नजर अद्विक को देखती है और मुस्कुरा के कहती है, थैंक यू हुकुम। अस्मिता के मुंह से हुकुम सुनकर अद्विक की आंखें बंद हो जाती है। उसे क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अस्मिता एक नजर उसे देखती है। अस्मिता तो अपने हुकुम को कसकर गले लगाना चाहती थी। आखिर इतनी दूर उसके पास उसके हुकुम के अलावा है ही कौन? उसे प्यार चाहिए था जो उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। अस्मिता जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है तभी अद्विक उसका हाथ पकड़ लेता है। अस्मिता के बिना मुड़े ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी मुस्कान को छुपाकर जल्दी से मुड़ती है और अद्विक को सवालिया नजरों से देखती है। अद्विक दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, आपका बटन खुला है गले से। उसकी बात सुनकर अस्मिता जल्दी से अपने गले की ओर देखती है कि सच में एक बटन खुला हुआ था। अस्मिता गहरी सांस लेकर उसे बंद करने लगती है पर वो बटन बंद हो ही नहीं रहा था। उसी चक्कर में वो बटन टूट जाता है। अस्मिता का चेहरा रुआसी हो जाता है कि वो ऐसे कैसे जा सकती थी। अगर वो जाती तो उसकी क्लीवेज शो होती। अस्मिता अपने बैग में देखती है, उसके पास एक्स्ट्रा टॉप भी नहीं था। वो नीचे देखने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी अद्विक गाड़ी को कॉलेज गेट से दूसरी तरफ मोड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां कोई ना हो। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। इस वक्त कोई मॉल और शॉप भी खुला नहीं होता था और घर भी काफी दूर था। पहला लेक्चर अस्मिता का बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना दोनों वापस घर चले जाते और अद्विक नहीं चाहता था कि अस्मिता अपना एक भी बटन खुला रखे, चाहे कितना भी फैशन क्यों ना हो। अद्विक को सुनसान जगह गाड़ी रोकते देख अस्मिता हिम्मत करके अद्विक को देखती है। अद्विक धीरे से कहता है, पीछे जाइए। अस्मिता को कुछ समझ नहीं आया। वो बिना कोई सवाल किए पीछे जाती है। अद्विक सारी खिड़की बंद कर लेता है और बीच में पार्टीशन गिराता है जिससे किसी को भी आगे की सीट से पीछे की सीट में ना दिखे। अद्विक पीछे की सीट का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठ जाता है। अस्मिता ने अपने दोनों हाथ गले से लगाए हुए थे। तभी अद्विक अपना ब्लेजर निकाल देता है। अस्मिता अपनी आंखें ऊपर करके अद्विक की ओर देखती है। अद्विक अपनी शर्ट निकाल रहा था और अपनी शर्ट निकाल के साइड में रख देता है। वही दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, लाओ हमें अपनी शर्ट दे दो और ये वाली पहन लो। ये सुनकर अस्मिता तुरंत कहती है, आपका मिसमैचिंग हो जाएगा हुकुम, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे अंदर जाकर। अद्विक उसकी ओर घूरता है। अस्मिता समझ जाती है और अपने हाथ से बटन खोलने से झिझकने लगती है क्योंकि अद्विक इस वक्त बहुत गुस्से से उसे घूर रहा था। अद्विक की समझ जाता है और अपना चेहरा घुमा लेता है। अस्मिता अपनी पीठ दूसरी तरफ करके बटन खोलने लगती है। सारे बटन खुल जाते हैं। अस्मिता जैसे ही शर्ट निकालने को होती है तभी उसके बाल बंद से खुल जाते हैं और अचानक ही नीचे गिर जाते हैं। अस्मिता के बाल बटन में फंस जाते हैं। अस्मिता उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी पर बाल निकल ही नहीं रहे थे। तभी दो आदमी वहां से जाने को होते हैं। अद्विक उन्हें दूर से देखने लगता है और कहता है, हुआ कि नहीं और कितना टाइम लगेगा? अस्मिता मुंह बना के कहती है, मेरे बाल बटन में फंस गए हैं। उसकी ये बात सुनकर अद्विक अपनी आंखें बंद कर लेता है और हल्का सा पलटकर अस्मिता की तरफ देखता है। अस्मिता अभी भी शर्ट में थी। उसके आगे का भाग खुला था जो उसे नहीं दिख रहा था पर अब वो आदमी अद्विक की और अस्मिता की ओर मुड़ जाते हैं और काफी करीब आने लगते हैं। वो आदमी आगे आ पाते उससे पहले अद्विक अस्मिता को खींचकर अपनी ओर कर लेता है। अस्मिता सवालिया नजरों से उसे देखती है। अद्विक उसे पूरा सीने में टिका लेता है जिससे सिर्फ अस्मिता की पीठ को ही कोई देख पाता। वो आदमी एक नजर उन दोनों को देखने को होता है लेकिन वहां से चला जाता है। अद्विक गहरी सांसें लेता है। आज दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले से लगाया था। अस्मिता अद्विक से दूर नहीं जाना चाहती थी, वो उसे कसकर गले लगाना चाहती थी। वो हिम्मत करके धीरे से अपने हाथ को अद्विक की कमर की ओर ले जाने लगती है। वो उसकी कमर पकड़ पाती तभी अद्विक उसे दूर कर देता है। अस्मिता अपनी नजरें झुकाए दूसरी ओर देखने लगती है। अद्विक अस्मिता के बालों को देखता है जो कि बटन में फंस चुके थे। वो अपने हाथ आगे ले जाकर उसके बालों को बटन से निकालने लगता है। अस्मिता की आंखें बंद हो जाती है। अद्विक उसके सिल्की बालों को निकालता है। उसने एक भी नजर अस्मिता के शर्ट के अंदर नहीं देखा था। अस्मिता जल्दी से अपनी शर्ट निकाल के अद्विक की पहनी हुई शर्ट पहन लेती है और जल्दी से बटन लगाने लगती है पर इस वाले शर्ट के बटन काफी सख्त थे। अगर वो लगाती तो उसके नाखून टूट जाते। अस्मिता मुंह बना के कहती है, सुनिए जी आपके पास कोई भी शर्ट के बटन अच्छे नहीं है क्या? ये देखिए ये तो इसमें जा ही नहीं रहा है। अद्विक मुड़कर उसकी ओर देखता है और गहरी सांस लेकर अस्मिता की मदद करते हुए एक एक बटन लगाने लगता है। अस्मिता को शर्म आ रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्विक बिना अस्मिता को इधर से उधर देखकर उसकी शर्ट के बटन को बंद करता है। अस्मिता चैन की सांस लेती है और अपनी आंखें खोल खोल कर अद्विक को देखती है। अद्विक वो शर्ट उठाकर जैसे ही पहनने को होता है तभी अस्मिता उसका हाथ पकड़ के कहती है, इसमें लेडीज परफ्यूम डाला है हमने। वो शर्ट पहनते हुए कहता है, कोई बात नहीं हमारे ब्लेजर पर हमारा परफ्यूम है, नहीं आएगी उतनी ज्यादा स्मेल। अस्मिता हाँ में सिर हिलाती है। दोनों की धड़कनें काफी बढ़ जाती है। दोनों को ही एक दूसरे के बदन की खुशबू आने लगी थी। अद्विक ने पहला बटन खुला ही रखा था जिससे उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। वो अपने ऊपर ब्लेजर पहन लेता है और बाहर निकलने को होता है। तभी अस्मिता अद्विक का हाथ पकड़ लेती है। पहले अद्विक के दोनों हाथों को देखता है फिर अस्मिता को देखता है। अस्मिता थोड़ी उदासी के साथ कहती है, आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? अस्मिता का ये कहना अद्विक के दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। वो एक तक अस्मिता की तरफ ही देख रहा था। वही अस्मिता उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। अस्मिता को कोई जवाब नहीं मिलता और वो गाड़ी से मायूसी से उतरने लगती है। तभी उसके कानों में भारी आवाज सुनाई देती है, हम नहीं छोड़ेंगे वरना हम दोनों के परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। अस्मिता मुंह बना लेती है। अद्विक को ये एहसास दिलाना जरूरी था कि उनकी शादी सिर्फ उनके परिवार की इज्जत बचाने के लिए हुई है। अस्मिता कुछ नहीं कहती। दोनों ही आगे की सीट पर आ गए थे। दोनों कॉलेज के गेट के पास पहुंच जाते हैं। अस्मिता बाहर जाते हुए कहती है, सुनिए। अद्विक की आंखें बंद हो जाती है। वो आंखें खोलकर अस्मिता को देखता है। अस्मिता कहती है, आज रात घर जल्दी आइएगा, इंतजार करेंगे, डिनर साथ में करना चाहते हैं हम, हमें अकेले खाने की आदत नहीं है। उसकी बात सुनकर अद्विक कुछ नहीं कहता। अस्मिता उसके जवाब के आस में थी लेकिन जवाब नहीं आता। ये देख अस्मिता उदास हो जाती है और उदास मन से बाहर निकल जाती है और कॉलेज गेट के अंदर जाने लगती है। तभी अद्विक कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 138। इधर अदिति अद्वैत की बाहों में झूल चुकी थी। ये देख अद्वैत काफी डर गया था। वो अदिति के गालों को थपथपा रहा था। अदिति फिर भी होश में नहीं आ रही थी। अद्वैत जल्दी से अदिति को बेड पर लेकर जाता है और उसे लेटाकर अपने फोन से दरवाजा अनलॉक करता है और जोर से चिल्लाता है, आदि। अद्वैत अदिति के चेहरे पर बार बार पानी डाल रहा था पर इससे भी अदिति को कोई असर नहीं हो रहा था। अद्वैत अदिति के हाथ पैर को घिसने लगता है। उतनी देर में घर के सभी लोग अद्वैत के कमरे में आते हैं। अंदर आते हुए आदि कहता है, क्या हुआ भाई साहब? अद्वैत जल्दी से कहता है, जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, तुरंत यहाँ बुलाइए और फोन डॉक्टर अविनाश को ही करना।
आदि हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से अपने फोन से डॉक्टर को फोन करता है। गीता जी और भैरवी जी अदिति के पास आती है और अदिति को देखने लगती है। अद्वैत वहाँ से उठ जाता है। गीता जी और भैरवी अदिति के हाथ पैर की मसाज करने लगते हैं। अद्वैत बार बार उसके गालों को सहला के उठा रहा था। तभी 10 ही मिनट में डॉक्टर वहाँ पहुंच जाते हैं। डॉक्टर के आते ही तीनों वहाँ से हट जाते हैं। डॉक्टर सिर्फ अद्वैत को अंदर रहने को कहते हैं और बाकी सबको बाहर जाने को कहते हैं। बाकी सब लॉबी में जाकर खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर अविनाश अदिति का चेकअप करने लगते हैं। अद्वैत ध्यान से अपनी अदिति को देख रहा था, जिसका चेहरा रोने के कारण काफी लाल हो चुका था। डॉक्टर चेक करने के बाद खड़े होते हैं और अद्वैत के सामने आते हैं। अद्वैत अपनी जेब में से हाथ निकाल कर कहता है, डरने की कोई बात नहीं है कुंवर रानी साहब ठीक है। अद्वैत सवालिया नजरों से कहता है, तो बेहोश क्यों हुई है? डॉक्टर मुस्कुरा के कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, आप बाबा साहब बनने वाले हैं, हम सबकी मेहनत रंग लाई। डॉक्टर की बात सुनकर अद्वैत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बोला, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, बताइए क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर वापस से मुस्कुरा के बोले, हम सच कह रहे हैं, आपकी वाइफ मां साहब बनने वाली है। अद्वैत ये सुनकर डॉक्टर को देखने लगता है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी डॉक्टर बोले, कल आप दोनों आकर एक बार अच्छे से चेक करवा लीजिएगा और हाँ, आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि कुंवर रानी साहब खाना ठीक से खाए, खुश रहे और कोई भी स्ट्रेस ना ले। और कल हम आपको डाइट चार्ट लिख कर दे देंगे, वही फॉलो करना है, क्योंकि ये केस थोड़ा सा मुश्किल है। तभी अद्वैत कठोर मन से कहता है, इसमें हमारी पत्नी को कुछ होगा तो नहीं ना? अद्वैत की बात सुनकर डॉक्टर बोले, ये सब हम कल चेकअप के बाद ही बता पाएंगे और धीरे धीरे दिन बीतेंगे और बेबी की प्रतिक्रिया पर हमें सब कुछ मालूम चलेगा। अभी सिर्फ आप उनका ख्याल रखिए, आपकी पत्नी कोई भी स्ट्रेस ना ले। अद्वैत हाँ में सिर हिलाता है और डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। आदि उन्हें बाहर तक छोड़ने चला जाता है। घर के बाकी सब कमरे में आते हैं और अद्वैत से पूछने लगते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। अद्वैत अदिति को देखते हुए कहता है, आप सब दादा साहब और दादी साहब बनने वाले हैं। ये सुन गीता जी खुश हो जाती हैं। वो जल्दी से आगे आकर अद्वैत की नजर उतारती है और आगे आकर लेटी हुई अदिति की नजर उतारती है और कहती है, ये सुनने के लिए कब से हमारे कान तरस गए थे। अब जाकर हमें चैन आया कि हमारे कुंवर का तंवर सा या तो तंवरानी सा आने वाले हैं। सुनिए, 200 किलो मिठाई का ऑर्डर दे दीजिए, हम हर जगह मिठाई बांटेंगे। दादा को ठाकुर सा, उसके पुत्र कमल को कुंवर सा, उनके पुत्र अद्वैत को भंवर सा और अद्वैत के पुत्र को तंवर सा, ऐसे क्रम चलता है। इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तो क्रम बदल जाता है। ऐसी वहाँ की मान्यता है। अभी गीता जी बोल ही रही थी कि तभी अद्वैत बोला, मासा हम चाहते हैं कि ये बात अभी घर में ही रहे। ये बात सिर्फ हमें और सिसोदिया परिवार के बीच में ही रखनी है। हम नहीं चाहते कि सबको पता चले। गीता जी बोली, हमें पता है 3 महीने तक ये बात छुपानी होती है, पर हम मिठाई तो बांट सकते हैं ना, बिना कोई कारण दिए ऐसे ही खुशी से। कमल जी कहते हैं, हम मिठाई बाद में बांटेंगे, जब बहू की गोद भराई होगी तब। पहले हम 25 ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद कई गरीबों को दान करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी के नाम आखिर इस घर का जो चिराग है वो आने वाला है। उसकी बात सुन अद्वैत बड़ी अजीब तरीके से कमल जी को देखता है। वहीं गीता जी भी दुखी मन से कमल जी को देख रही थी। आखिर कमल जी को क्या हो रहा है? अस्मिता और गुंजन के वक्त जब उन्हें पता चला था कि उनके बीवी के गर्भ में बेटी है तो वो काफी खुश हो गए थे। उन्होंने अद्वैत के बाद दूसरे पुत्र का मुंह नहीं रखा था, जबकि गुंजन के बाद उन्हें तीसरी संतान इसीलिए थी क्योंकि उन्हें एक और बेटी चाहिए थी। अद्वैत बिना किसी भाव के बोला, अब कुछ तय नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं। और रही बात अदिति की, तो अदिति के सामने ये लड़का और लड़की वाली बात कोई नहीं करेगा। और अगर जरा सा भी अदिति को स्ट्रेस हुआ तो हम अदिति को लेकर इस घर से ही चले जाएंगे कहीं दूर, जिससे बिल्कुल भी उसे इस अवस्था में कोई परेशानी ना हो। गीता जी ये बात सुनकर अद्वैत से कहती है, शुभ शुभ बोलिए कुंवर साहब, क्या बोले जा रहे हैं? इस टाइम पर ऐसी बातें नहीं करते हैं। दादा सा कहते हैं, आज बोल दिया तो बोल दिया, अगली बार किसी भी घर के सदस्य से हम घर छोड़ने की बात सुनना नहीं चाहते। इतने सालों से हम पागल है जो घर को बंद कर रखे हैं और आप सब आजकल के नौजवान इसे तोड़ना चाहते हैं। अद्वैत उन्हें बिना किसी भाव के देखते हुए कहता है, हमने बस इतना ही कहा कि अदिति जब तक इस अवस्था में है तब तक इन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं देगा, और किसी ने भी देने की कोशिश की तो 9 महीनों में हम अपनी पत्नी को कहीं और लेकर जाएंगे जहां उन्हें शांति मिले, क्योंकि आप सबको पता है अगर मां ही स्ट्रेस लेगी तो बच्चे पर बुरा असर होगा। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे और पत्नी को कुछ भी हो। कहकर वो उन सबके आगे हाथ जोड़ लेता है और कहता है, शुभ रात्रि। सब लोग वहां से मुस्कुरा के चले जाते हैं सिवाय कमल जी के। वो एक नजर अद्वैत को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अद्वैत अपना दरवाजा बंद कर लेता है और बेड के पास आता है और अदिति के पास जाकर बैठ जाता है। अद्वैत अदिति का हाथ पकड़ करीब 1 घंटे से ऊपर बैठा था। तभी अदिति को होश आता है। वो अपनी आंखें खोलकर धीरे धीरे आसपास देखती है, फिर सामने अद्वैत को देखती है। अद्वैत जिसका सिर नीचे झुका हुआ था वो अदिति को हलचल करता देख सामने देखता है और वो मुस्कुराता है। अद्वैत की आंखें हल्की सी नम थी। वो जल्दी से उठकर अदिति की ओर झुककर उसके माथे को चूम लेता है और अदिति के दोनों गालों को पकड़कर धीरे धीरे अदिति के होठों पर चूमता है। उसके दोनों गालों पर चूमता है, उसकी दोनों आंखों को एक एक करके चूमता है। अदिति सवालिया नजरों से कहती है, क्या हुआ है आपको? अद्वैत ये सुन के अदिति को देखता है। अदिति बैठने की कोशिश करती है। अद्वैत उसे धीरे से बिठाता है और खुश होकर उसके सामने बैठकर अदिति के दोनों गालों को पकड़ के मुस्कुरा के कहता है, तुम जो चाहती थी वो हो गया जान। अदिति को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अद्वैत अदिति की आंखों में देख के कहता है, हम बाबा साहब बनने वाले हैं। अद्वैत की बात सुनकर अदिति हैरान हो जाती है और हैरानी से अद्वैत को देखती है। उसे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने पेट पर हाथ रखती है और शक भरी नजरों से अपने पेट को देखने लगती है। अद्वैत भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख के कहता है, सही सुना जान, हमारी मरवड़ हमारी टॉबरों की मां साहब बनने वाली है। ये सुन अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है और शर्म से उसकी पलकें झुक जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वहीं अद्वैत उसके सिर से अपना सर जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं और अदिति झट से अपने हुक्म के सीने में छुप जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 139। दूसरी तरफ अस्मिता गाड़ी से उतरकर गेट के अंदर जा रही थी। उसके सामने एक गोरा ऑस्ट्रेलियन आकर खड़ा हो जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता है, हे ब्यूटी गर्ल, व्हाट्स अप? अस्मिता हैरानी से उस लड़के को देखती है तो वो लड़के को पहली बार ही देख रही थी और ये कौन है और उससे हैंडशेक क्यों करना चाहता है? ये सब हमारी सीधी सादी इंडियन लड़कियों के लिए बहुत नया नया होता है। हम लड़कियां जल्दी से किसी अनजान लड़के पर भरोसा नहीं कर पाती, चाहे सामने वाला कितना भी नेक दिल क्यों ना हो। अस्मिता इसी सोच में थी। वो उस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी वो लड़का वापस से अपना हाथ आगे करके कहता है हिंदी में, हे सुंदरी, तुम नर्वस क्यों फील कर रही हो? कॉमन शेक हैंड ड्यूड, ये सब तो नॉर्मल है। उसकी ये बात सुनकर अस्मिता हैरान हो जाती है। उसे और हिंदी, उसकी नजर सामने वाले उसके हाथ में फोन पर जाती है जिसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर था। अस्मिता नाम में सिर हिलाती है। तभी वो लड़का बोला, हे आई एम रॉय एंड यू। अस्मिता धीरे से कहती है, हेलो। वही कोई था जो स्टीयरिंग पर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस रहा था और उसकी लाल आंखें सामने का नजारा ही देख रही थी। वो लड़का आगे अपना हाथ बढ़ाता है। अस्मिता भी आगे अपना हाथ बढ़ाती है। दोनों ही हैंडशेक करते हैं। वही कोई था जिसकी मुट्ठी कस चुकी थी। रॉय अपना हाथ छुड़वा के अस्मिता को आगे चलने का इशारा करता है। अस्मिता मुस्कुराती है और आगे चलने लगती है। रॉय उसके साथ ही चल रहा था और अस्मिता ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा था, जबकि उसे पता था कि अद्विक अभी गया नहीं है। अस्मिता अंदर ही अंदर डर रही थी। ऐसे पंगे अगर एक भारतीय पति के साथ लेंगे तो वो तो बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कहीं अद्विक जी उसके भाई साहब या बाबा साहब से शिकायत न कर दे कि कॉलेज में वो ऐसे गैर गोरों से बात करती है, जबकि अस्मिता तो आज पहली बार किसी लड़के से बात कर रही थी। अस्मिता रॉय से बात करते हुए एक नजर पीछे मुड़कर देखती है जहां गाड़ी नहीं थी। अस्मिता चैन की
सांस लेती है और आगे आगे जैसे ही जाने को होती है कोई उसे कस के गले लगा लेता है। अस्मिता ये देखकर हैरान हो जाती है, वो सोचने लगती है कि उसे गले किसने लगाया। जैसे ही वो उस इंसान को अलग करती है वो हैरानी से देखती है। तुम? वो इंसान खुश होकर कहता है, हाँ मैं आंसू, माय डार्लिंग कैसी है तू, यहाँ क्या कर रही है, कहकर वापस से गले लगा लेता है। रॉय ये देख के परेशानी से बोला, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अस्मिता के हाथ तो हवा में ही थे, वो तो सदमे में चली गई थी। उसे पता ही नहीं था कि उसका स्कूल का इतना पक्का दोस्त जो कई सालों से उससे बिछड़ चुका था और ना ही उसका नाम नंबर अता पता था, वो दोस्त जिगर उसे यहाँ फॉरेन कंट्री में मिलेगा। अभी वो उसे गले लगी रहा था कि तभी जिगर की आवाज आई, आंसू डार्लिंग क्या तुम पीछे खड़े शख्स को जानती हो, वो कब से हमें ही घूरे जा रहा है। दोनों इस वक्त अभी भी गले लगे हुए थे और ये सब जिगर ने अस्मिता के कान में कहा था। जिगर की ये बात सुनते ही अस्मिता जिगर को जोर से धक्का दे देती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तभी सर्द आवाज उसके कानों में आती है, ओह मतलब हमारे पीठ पीछे ये सब चलता है, कहकर वो इंसान फीका मुस्कुराता है। अस्मिता अपनी आंखें बंद करके हिम्मत से पीछे मुड़कर सामने खड़े शख्स को देखती है जो कोई और नहीं बल्कि अद्विक था, जो कार साइड में पार्क करके जैसे ही अंदर आया उसने जिगर को अस्मिता के गले से लगते हुए देखा था। अस्मिता ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अद्विक जी, वो हम सिर्फ दोस्त। वो भी बोली रही थी कि अद्विक उसकी बात काटते हुए कहता है, आपका ही दुपट्टा रह गया था, वही देने आया था। अच्छा हुआ आ गया देने, जिससे पता तो चला कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं, कहकर वो दुपट्टा अस्मिता को देता है और वहां से जाने को होता है। तभी जिगर अस्मिता को देख के बोला, आंसू डार्लिंग कौन है ये और ये तुम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अस्मिता और अद्विक दोनों ही एक साथ गुस्से से जिगर को देखते हैं। जिगर जेब जाता है और 2 कदम पीछे मुड़ जाता है और अस्मिता दांत पीस कर कहती है, क्यों हमारा घर तोड़ना चाहता है, तू जा यहाँ से। और हे आंसू डार्लिंग डार्लिंग क्या लगा रखा है, हमारा नाम अस्मिता है और अब हम बड़े हो चुके हैं, बचपन की बात अलग थी। ये बात सुन जिगर कहता है, हमारे बीच में तीसरा आ गया, तूने मुझे पराया कर दिया। सही कहते हैं, लड़कियां दोस्ती लड़कों जैसे कभी निभा ही नहीं पाती। ये सुन अद्विक को वहां से बिना कुछ कहे जाने लगा था, पर अस्मिता जिगर से कहती है, बेवकूफ इंसान, वो पति है हमारे, अभी भी शादी हुई है हमारी और तुम्हें पता है हमारे में ये सब नहीं होता। जवानी में स्कूल लाइफ में लड़कों से दोस्ती, हमारे भाई साहब भी तुमसे चिढ़ते हैं, याद है, फिर तो ये हमारे पति है। जिगर ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की ये तकिया मुझे सोच। अस्मिता गुस्से से उंगली दिखा के कहती है, चुप एकदम चुप, दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुन लूंगी। सबकी सोच अलग होती है, हमारे परिवार में इतने भी मॉडर्न नहीं हुए हैं कि वो लोग हमें तुमसे गले लगते हुए देखें, और तुमने तो कई बार हमारे भाई साहब के सामने हमें गले लगाया है और हमारे भाई साहब ने कई बार तुम्हें डांट भी लगाई है, याद है कि नहीं। दोस्ती एक मर्यादा में हो वही ठीक है, उससे आगे जाए तो वो दोनों के लिए हानिकारक होती है। ये सुन जिगर कान पकड़ के कहता है, अच्छा सॉरी ना, तुम्हें पता है कल तो मैंने बेस्ट फ्रेंड के साथ वो सब भी कर लिया, कहकर वो हंसने लगता है। अस्मिता अजीब नजरों से जिगर को देखने लगी और कही, हमें जाना होगा, कहकर वो वहां से चली जाती है और मन ही मन जिगर को कोसते हुए कहती है, एक दोस्त इतनी मुश्किल से हमारे रिश्ते में कुछ उम्मीद की किरण जगी थी, वो भी इस बेवकूफ के कारण चली गई, क्या जरूरत थी हमें गले लगाने की, अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे और उसे हमारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखा, कहकर वो आसपास देखने लगी और चलते हुए पार्किंग में आ गई, जहां से अद्विक की गाड़ी जैसे ही जाने को होती है अस्मिता उस गाड़ी के सामने आ जाती है। अद्विक बिना किसी एक्सप्रेशंस के हॉर्न बजाता है। अस्मिता अद्विक की तरफ जाकर विंडो नॉक करती है। अद्विक गुस्से से विंडो खोलता है। अस्मिता तुरंत कहती है, प्लीज हमें एक बार बात करने दीजिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अद्विक गियर देते हुए कहता है, हट जाइए हमें जाना है, देर हो रही है। अस्मिता हाथ डालकर दूसरी तरफ के गेट का लॉक खोलती है और जल्दी से दूसरी तरफ जाकर गेट खोलकर अंदर बैठ जाती है। अद्विक गुस्से से अस्मिता को देख रहा था और कहता है, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप जाइए और अपना क्लास अटेंड कीजिए। अस्मिता नाम में सिर हिलाकर चाबी को निकालती है। अद्विक घूरकर चाबी वापस लेने को होता है। अस्मिता जल्दी से चाबी को अपने सीने के पास बने पॉकेट में डाल देती है। अद्विक घूरकर अस्मिता को देखता है और अपनी नजर हटा लेता है और अपने हाथ वापस ले लेता है और अपनी आंखें बंद करके गुस्से से कहता है, हमें देर हो रही है, गाड़ी की चाबी वापस चाहिए हमें। इस वक्त पार्किंग में कोई नहीं था। अस्मिता नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अद्विक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, ओ रियली, तो क्या है आप ही बता दीजिए। कभी कोई हाथ पकड़ता है तो कभी कसकर गले लगा लेता है कोई, कभी तो कोई डार्लिंग बुलाता है, वाओ, कहकर अद्विक हैरान था और गुस्सा भी था। अस्मिता नीचे देख रही थी। वो धीरे से हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अद्विक के कंधे पर रखती है। अद्विक नजरें हटा के अस्मिता के हाथ को अपने कंधे पर देखता है और अपनी नजरें फेर लेता है। उसके हाथ स्ट्रेनिंग पर ही थे। तभी अद्विक गुस्से से कहता है, अपना हाथ हटाओ और जाओ अपने दोस्तों के पास जाकर गले लगाओ, जाओ। अद्विक ने इतना ही कहा था, अस्मिता तुरंत उसके गले से लग जाती है। ये देख अद्विक हैरान था। उसका मुंह खुला का खुला रह चुका था। उसके हाथ अपने आप ही स्टीयरिंग से नीचे गिर गए थे। अस्मिता खुद को एडजस्ट करके पूरा अद्विक के गले से लग चुकी थी। वहीं अद्विक के हाथ खुद ही के थाई पर थे। अस्मिता की आंखें बंद थी। वो बोली, नहीं हमें किसी के गले नहीं लगना, हमें सिर्फ एक बाहों के सहारे की जरूरत है और वो कोई और नहीं, सिर्फ हमारे पति की है। पर हमारे पति ऐसे ही है जो हमसे दूर दूर भागते हैं, ना हमें देखते हैं, ना हमारे साथ कहीं जाते हैं और ना ही हमारे साथ होते हैं। क्या इतने बुरे हैं हम, क्या इतने बदसूरत दिखते हैं हम, क्या था गुंजन भाई साहब में जो हमें नहीं है, क्या आपको उनके जैसी शांत समझदार मैच्योर लड़की चाहिए, कहिए। कहकर अद्विक से अलग होती है। उसकी आंखें नम होती है और वो कहती है, हम वैसे ही बनने के लिए तैयार हैं, आपको जैसी लड़की पसंद है ना, हम वैसे बनने के लिए तैयार हैं, हम पूरा अपना स्वभाव बदल देंगे, पक्का। कहकर अस्मिता की आंखों से और भी आंसू आने लगते हैं। वहीं अद्विक बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अस्मिता अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, सॉरी हमें नहीं पता था जिगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उसने अचानक से ही आकर हमें गले लगा लिया, जबकि हमारा ध्यान भी नहीं था, हमने उसे दूर करना चाहा, तब तक आप आ गए। आगे से ख्याल रखेंगे कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो और गुंजन बाई साहब जैसे बनने की कोशिश करेंगे। कहकर अभी भी वो बोल ही रही थी कि अस्मिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि अद्विक अचानक ही उसके ऊपर आ चुका था और उसे उसकी सीट से लगाकर अस्मिता के कोमल होठों पर अपना होठ रख चुका था। ये महसूस कर अस्मिता का पूरा बदन कांप जाता है। अद्विक की आंखें भी बंद थी, पर उसके किस में एक गुस्सा भी झलक रहा था जो अस्मिता साफ साफ महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे उसके हाथ अद्विक के सीने पर आ जाते हैं। अद्विक अस्मिता के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और अस्मिता से एक ही झटके में अलग होकर अपनी सीट पर बैठकर एक टक सामने देखने लगता है। अस्मिता ने कसकर अपनी आंखें बंद करके रखी थी। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखें खोले। तभी उसके कानों में एक रौबदार आवाज आती है, हमारी चाबी वापस करो। अस्मिता अपनी आंखें खोलकर हड़बड़ाकर तुरंत पॉकेट में से चाबी निकालकर अद्विक को देती है और जैसे ही डोर खोलने को होती है तभी अद्विक गुस्से में अस्मिता का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचकर कहता है, किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी ही रहो। और रही बात आगे से, हमें तुम्हें किसी से भी गले लगते या हाथ मिलाते हुए देखा तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, पर सामने वाले की टांगे जरूर टूट जाएंगी। कहकर अद्विक अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। अस्मिता जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। अद्विक वहां से गुस्से से निकल जाता है। अस्मिता अपने होठ पर उंगली रख के मुस्कुरा रही थी। यह एहसास उसके लिए नया था। आखिर वो दोनों पास आ रहे हैं, पर अस्मिता को बुरा भी लग रहा था कि उसके कारण अद्विक आज कितने गुस्से में था। उसे सबसे पहले घर जाकर अद्विक के पसंद का खाना बनाना होगा। उसे चिंता भी हो रही थी कि क्या अद्विक आज जल्दी घर आएंगे, क्योंकि अचानक अद्विक ने उसे किस किया। आखिर चल क्या रहा है अद्विक के मन में, ये सारी उलझनें अस्मिता के दिमाग में चल रही थी। वहीं गाड़ी में बैठा अद्विक अभी भी गुस्से में था। उसके सामने बार बार जिगर का अस्मिता को गले लगाना और रॉय का हाथ मिलाना याद आ रहा था। वो साइड में अपनी गाड़ी पार्क करके गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को पैर मारते हुए कहता है, क्या हो रहा है हमें, ये बेचैनी किस बात की है, कैसे हम उन्हें किस कर सकते हैं, क्यों, कैसे अस्मिता को देखकर हम पिघल सकते हैं, क्या हो जाता है हमें, नहीं नहीं नहीं, हम कैसे अपनी मर्यादा लांघ सकते हैं, कैसे। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी वो फादर आते हैं। वो फादर अद्विक के सिर पर हाथ रख के कहते हैं,
काम डाउन माय चाइल्ड, काम डाउन। अद्विक अपने आप शांत हो जाता है और फादर अद्विक से कहते हैं, कुछ गलत नहीं किया तुमने और ना ही कोई मर्यादा तोड़ी है। ये तो गॉड का ही बनाया हुआ है। एक पति पत्नी का रिश्ता है जिसमें दोनों एक दूसरे को पूरे मन और हक से छू सकते हैं। एक दूसरे को छूना इस रिश्ते में पाप नहीं है। अद्विक उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। फादर मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। अद्विक उनकी बातों को दोहराता रहता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 140। सुबह चित्तौड़गढ़ में अदिति तैयार हो चुकी थी और मिरर के सामने खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। तभी अद्वैत वॉशरूम से बाहर आता है। उसने सिर्फ तौलिया लपेट के रखा हुआ था और वो अदिति के पीछे आकर खड़ा रहता है। अदिति शर्म से अपनी नजर झुका लेती है। अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अपने बदन को पोंछने लगता है और सोफे पर रखे हुए कपड़े पहनने लगता है। अदिति वहीं बैठकर अपनी चूड़ियां पहन रही थी। वहीं अद्वैत खुद को तैयार करते हुए भी अदिति को ही देख रहा था। वो अपने सारे कपड़े पहनकर उसके पीछे आता है और अपने बालों को बनाकर खुद पर परफ्यूम डालता है। अदिति वहां से जाने लगती है। तभी अद्वैत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। अदिति का हाथ अद्वैत के सीने पर आकर रुक जाता है। अदिति लंबी लंबी सांसें लेकर कहती है, आपने तो हमें डरा ही दिया था हुकुम साहब। अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अदिति के माथे को चूम लेता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अद्वैत उसके कान में कहता है, हमें भी हमारे बच्चे को गुड मॉर्निंग विश करने दीजिए। अदिति धीरे से अपनी पलकें खोलकर अद्वैत के सामने देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत घुटने के बल बैठकर अदिति के पेट पर अपनी आंखें बंद करके चूम लेता है। अदिति अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखती है। अद्वैत साथ में अपनी नाक भी अदिति के पेट पर रगड़ता है और वापस से दूसरी किस उसके पेट पर करता है। तभी अदिति मदहोश होकर कहती है, हुकुम साहब। अद्वैत ऊपर अदिति को देखता है जिसकी हालत उसके स्पर्श मात्र से खराब हो चुकी थी। अद्वैत खड़ा हो जाता है। वो इस वक्त अदिति को ऐसी हालत में परेशान नहीं करना चाहता था। वो अदिति का हाथ पकड़ के कहता है, चले। अदिति हाँ में सिर हिलाती है। दोनों ही नाश्ता करके हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए जाने वाले थे। गीता जी मंदिर के सामने आकर पूजा करने बैठ जाती है। जब तक अद्वैत अदिति घर पर नहीं आते तब तक वो पूजा में बैठने वाली थी और उनके लिए अच्छी खबर की प्रार्थना करने वाली थी। अद्वैत की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर बाहर निकलकर अद्वैत की साइड का दरवाजा ओपन करता है और दूसरी तरफ जाकर अदिति की तरफ का दरवाजा खोलता है। दोनों ही एक साथ गाड़ी से बाहर आते हैं। अद्वैत आगे आकर अदिति का हाथ पकड़ लेता है। अदिति भी अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख देती है। दोनों ही अंदर जाते हैं और लिफ्ट से 4th फ्लोर पर जाते हैं। अद्वैत का खुद का हॉस्पिटल होने के कारण उसे कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती थी। वो दोनों ही नॉक करके डॉक्टर के कमरे में जाते हैं। अविनाश दोनों को आता देख खड़ा होकर उनका वेलकम करता है। दोनों ही उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। तब डॉक्टर अविनाश कहते हैं, आप कैसी हैं मिसेस प्रताप, ठीक तो लग रहा है ना आपको? अदिति हाँ में सिर हिलाती है। तभी अद्वैत कहता है, अब आगे हमें क्या करना होगा? अविनाश कहते हैं, हमें अल्ट्रासाउंड प्रोसेस करनी होगी जिससे हम आपकी पत्नी के गर्भ में पल रहे भ्रूण के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अद्वैत हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, तो हमें सोनोग्राफी करनी होगी राइट? अविनाश हाँ में सिर हिलाता है और कहता है और अदिति को अपने साथ चलने को कहता है। अदिति अपने हुक्म को देख रही थी। तभी अद्वैत हल्का गुस्से में कहता है, आप क्या करने वाले हैं? अविनाश अपने आसपास देखते हुए कहता है, जी कुंवर साहब, दूसरा कोई है भी तो नहीं ना यहाँ पे? अद्वैत अब खड़े होकर घूर कर कहता है, हमारा मतलब है कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है जो ये कर सके? अविनाश कहता है, नहीं कुंवर साहब, हमारी पत्नी करती है ना, पर उनकी डिलीवरी हो चुकी है, वो अभी तक आई नहीं है, आराम पर है। अद्वैत गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। तभी अदिति उसके हाथ पर अपना हाथ रख के कहती है, हम आपके ही हैं हुकुम, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अदिति अद्वैत प्रताप को कोई भी गहरा मर्द छू सके। और ये तो सिर्फ डॉक्टर है और ये हमें नहीं छूने वाली, मशीन हमें छूने वाली है। अदिति की बात सुनकर अद्वैत गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अदिति मुस्कुराती है। आज वो अपने बच्चे को देखने वाली थी। अविनाश जी उसे दूसरे कैबिन में ले जाते हैं जहाँ सारा सामान रखा हुआ था। अद्वैत अदिति को लेटाता है। अदिति लेट जाती है। अविनाश जी आगे आते हैं। अद्वैत के हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अदिति अद्वैत की फीलिंग समझ सकती थी और वो चेकअप करवाना दोनों की ही मजबूरी थी। वो अपना दुपट्टा निकालती है और अद्वैत को देती है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। डॉक्टर अदिति के पेट पर जेल लगाते हैं। अदिति अपने हाथ को कसकर अद्वैत के हाथों से पकड़ लेती है। अद्वैत दूसरी तरफ अदिति के साथ खड़ा था। तभी डॉक्टर सोनोग्राफी करना शुरू करते हैं। अदिति आंखें खोल के स्क्रीन की तरफ देखती है। अद्वैत भी वही देखता है और देखता ही रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अविनाश जी को कहता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें दो एग क्यों है? ये सुन डॉक्टर थोड़ा और आगे पीछे करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बधाई हो कुंवर साहब, जुड़वा बच्चों के बाबा साहब बनने वाले हैं। ये सुन अद्वैत अदिति दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने देखते हैं। अदिति की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। वहीं अद्वैत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मासूम सी फूल जैसी पत्नी कैसे संभाल पाएगी अपने गर्भ में 2 बच्चे। वो परेशान हो गया था। अद्वैत को खुश न पाकर अदिति भी परेशान हो जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 141। रात का वक्त ऑस्ट्रेलिया में। अस्मिता ने एक प्लेन लॉन्ग कुर्ती पहनी थी और नीचे ब्लैक प्लाजो पहना हुआ था और बालों का बन बनाया हुआ था। अस्मिता ने सारा खाना बना दिया था और वहीं बैठे ही अद्विक का इंतजार कर रही थी जो अभी तक आया नहीं था। रात के 9 बज चुके थे। अक्सर अद्विक को 11:30 बजे जाया करते। आज अस्मिता को उम्मीद थी कि अद्विक 10 से पहले तो आ ही जाएंगे, लेकिन खाना तो ठंडा हो रहा था और साथ ही साथ अस्मिता का मन उदास भी हो रहा था। वो जैसे ही खाने को किचन में रखने वाली थी तभी घर का दरवाजा खुलता है। घर की 2 चाबियां थी, एक अस्मिता के पास रहती थी और एक अद्विक के पास। अस्मिता के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अद्विक अंदर आता है और बाहर बर्फ के साथ बारिश भी हो रही थी। वहीं अद्विक अपना छाता वहीं रखकर अपने ओवरकोट को वहां के हैंगर पर टांग कर अंदर आता है और अस्मिता के सामने देखता है जिसने स्लीवलेस कुर्ती पहनी हुई थी। भले ही घर में हीटर ऑन था पर सर्दी जल्दी ही कहीं से भी लग सकती थी। अद्विक अस्मिता को घूरता है। अस्मिता सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अद्विक उसे घूर क्यों रहा है। तभी अस्मिता अद्विक की नजरों का पीछा करती है। अद्विक की नजरें समझकर वो वहां रखी शॉल को अपने बदन से लपेट लेती है। अद्विक कमरे में जाने को होता है। तभी अस्मिता धीरे से कहती है, आपकी पसंद का खाना बनाया है हमने, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइएगा। उसकी बात सुनकर अद्विक एक टक अस्मिता को देखता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मेड तो है खाना बनाने के लिए। अस्मिता तुरंत कहती है, हमारा मन कर रहा था कि हम खाना बनाएं, आप जल्दी आ जाइए, तब तक हम खाना गर्म कर लेते हैं। अद्विक कुछ नहीं कहता और फ्रेश होने चला जाता है। अस्मिता खुद को अपनी बाहों में ले लेती है और मुस्कुराती है और एक एक करके सब कुछ गर्म करने लगती है और टेबल पर रखती है। कुछ ही पल में अद्विक टी शर्ट जिसके स्लीव उसके तलाई तक थे और लोअर पहन कर आता है। अस्मिता वहीं पर बैठी थी और अद्विक को देखकर अद्विक के लिए जल्दी से वो प्लेट लगाने लगती है। अद्विक अपना फोन निकालकर देखने लगता है। वो अभी खड़ा ही था। तभी उसने अस्मिता से कहा, मासा का कॉल आया था क्या आपके पास? हमारे पास आया था 2-3 बार, शायद फोन साइलेंट पर होगा इसलिए हमें मालूम नहीं चल पाया। अस्मिता ये सुनकर मुस्कुराती है और एक कटोरी में दूधी का हलवा जो कि अद्विक को बहुत पसंद था उसे लेते हुए अद्विक के पास आती है और मुस्कुरा के कहती है, हाँ आया था। मासी सा का फोन और अद्विक की ओर चम्मच बढ़ाते हुए कहती है, लीजिए सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए।
आप मामा सा के साथ फूफा सा भी बनने वाले हैं। अस्मिता की बात सुनकर अद्विक हैरान हो जाता है। वो बोला, क्या हमारी लाडो? कहकर रुक जाता है। अस्मिता अद्विक को खिलाते हुए कहती है, जी आपकी बहन हमारे भाई साहब, बाबा साहब और माँ साहब बनने वाले हैं। कहकर जल्दी से ही वो पीछे हटने को होती है। अद्विक अस्मिता को खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है और खुशी से कहता है, सच हमारी फूल जैसी लाडो इतनी बड़ी हो गई कि वो माँ साहब बनने वाली है। अस्मिता हाँ में सिर हिला देती है। उसे भी एक आलिंगन की जरूरत थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका एक हाथ अद्विक के सीने पर था और एक हाथ से उसने साइड में कटोरी पकड़ी हुई थी। अद्विक कसकर अस्मिता को पकड़ लेता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अद्विक चाहे कितना ही सख्त खुद को दिखाता क्यों ना हो, अकेले रहता था, पर आखिर उसे भी तो किसी दोस्त की, एक साथी की जरूरत थी जो शायद धीरे धीरे अस्मिता की ओर वो खींचा चला जा रहा था, क्योंकि उसे अस्मिता की कोशिशें दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में अद्विक को होश आता है। वो अस्मिता से खुद को अलग करता है। अस्मिता इधर उधर देखने लगती है और जल्दी से खाना सर्व करने लगती है। उसने अद्विक की प्लेट सजा दी थी। वहीं अद्विक वहां जाकर बैठ जाता है। अस्मिता वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अद्विक उसे खड़ा देखकर कहता है, क्या बात है, आपने खाना खाया है कि नहीं? अस्मिता नाम में सिर हिला के कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप खा लीजिए ना, हम बाद में खाते हैं। अद्विक इधर उधर देखते हुए कहता है, कोई आने वाला है क्या उसके साथ खाने वाली हो? नहीं ना, तो हमारे साथ बैठिए, हमारे घर में ऐसा कुछ नियम नहीं है। माँ साहब भी हमारे साथ बैठकर ही खाती थी और लाडू भी। अस्मिता ये सुनकर हाँ में सिर हिलाकर बैठ जाती है और खुद के लिए परोसने लगती है। अस्मिता अद्विक की तरफ देखती है जो उसके हाथ का बना खाना खा रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी और वो एक उम्मीद से तारीफ के लिए अद्विक की ओर ही देख रही थी। अद्विक उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या हुआ, हमारे चेहरे पर कुछ लगा है? कहकर अपना चेहरा दूसरे हाथ से साफ करने लगता है। अस्मिता झट से नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बताया नहीं खाना कैसा लगा, कैसा बना है खाना? ये सुन अद्विक के हाथ रुक जाते हैं। वो अस्मिता की ओर देखता है। खाना तो उसे सच में बहुत अच्छा लगा था और उसका जी कर रहा था कि वो बस खाते जाए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अस्मिता की तारीफ किस तरह से करे। वो खाने को देखते हुए कहता है, अच्छा है, अगर हो सके तो आप रोज हमारे रात का खाना बना सकती हैं, हमें अच्छा लगा। अस्मिता मुंह बना लेती है। इसीलिए नहीं कि उसे रोज खाना बनाना पड़ेगा, बल्कि इसलिए अद्विक को खाना इतना पसंद आया था कि उसे रोज उसके हाथ का ही खाना चाहिए था। सीधी तरह से वो तारीफ नहीं करके बताना चाहता था, बात को गोल गोल घुमा रहा था। फिर भी अस्मिता के लिए इतना तो काफी ही था। वो हाँ में सिर हिला के जी कहती है और खुद खाना खाने लगती है। अद्विक का खाना हो चुका था। वो वहीं बैठा रहता है क्योंकि अस्मिता अभी भी खाना खा रही थी और ऐसे कोई किसी को खाते हुए बीच में छोड़कर जाना उसे पसंद नहीं था। तभी अस्मिता बोली, सुनिए। अद्विक जो फोन देख रहा था वो ऊपर देखकर कहता है, अस्मिता कहती है, हमें यहाँ कितना वक्त हो गया है, हम ये जगह भी नहीं घूमे हैं, तो क्या हम कहीं चले कल? वैसे भी कल वीकेंड है, हमारी और आपकी भी छुट्टी है। उसकी बात सुनकर अद्विक कहता है, कल हम घर पर आराम करना चाहते हैं, परसों जा सकते हैं। अस्मिता उदास होकर हाँ में सिर हिलाती है। उसका खाना भी हो चुका था। वो एक एक करके सारे बर्तन किचन में ले जाती है। अद्विक वहीं बैठा हुआ था और उसकी चोर नजर अस्मिता को ही देख रही थी जो बिना कुछ बोले काम कर रही थी। शायद अस्मिता को उसके साथ 2 दिन कहीं जाना था, ये बात वो समझ गया था। अस्मिता आज थोड़ा थक चुकी थी, इसलिए बर्तन को वो बस बेसिन में ही रख देती है। कल सुबह के लिए और टेबल साफ करके अपने हाथ धोकर कमरे में जाने को होती है। वही टेबल पर रखा फोन बज पड़ता है जो कि इंडिया से आया हुआ था। अस्मिता कमरे में जा चुकी थी और अपने बालों को खोलकर उसे मिरर के सामने बना रही थी। फोन अद्विक के पास खाने के टेबल पर ही था। अद्विक फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता रहता है जिस पर तुषार लिखा हुआ था। ये देख अद्विक की भौहें तन जाती है। वो गुस्से से घूरकर फोन को देखता है और वहां से उठकर जाने लगता है। उसे बिल्कुल भी फोन के सामने बैठे नहीं रहना था। दूसरी बार वो फोन बजने लगता है। अब गुस्से से अद्विक अस्मिता का फोन पकड़ लेता है और जैसे ही वो अस्मिता को फोन देने को जाता है उसका पैर लड़खड़ा जाता है और फोन गलती से रिसीव हो जाता है। और जैसे ही वो फोन हड़बड़ी में कटने को होता है सामने से एक आवाज आती है जो कि काफी जोर से होती है, हैप्पी बर्थडे माय कैट। ये सुनते ही अद्विक की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपना फोन कान में लगा के कहता है, हु आर यू? सामने से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो बोला, अरे तुझे क्या हो गया अस्मिता, ऐसी मर्दों वाली आवाज कब से निकालने लग गई? अद्विक सख्ती से कहता है, एक मर्द ही बोल रहा हूँ तो मर्दों वाली आवाज आएगी ना। इतनी डरावनी आवाज सुनकर तुषार जीप जाता है और कहता है, हेलो कौन? ये नंबर तो मेरी कैट का है ना? अद्विक इंटेंस वे में हल्का सा गुस्सा करते हुए कहता है, ये हमारी पत्नी का नंबर है, किसी कैट वैट का नहीं। कहते वक्त उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। तभी तुषार को याद आता है कि अस्मिता की तो शादी हो चुकी है और ये उसका पति होगा शायद। वो माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा अस्मिता है। वो क्या है ना, यहाँ तो सुबह है, अस्मिता का आज बर्थडे है। यहाँ इंडिया में तो उसका बर्थडे शुरू हो चुका है, सुबह हो गई है, वहाँ 12 ही बजने वाली होंगे। तो हर साल सबसे पहले मेरी विश होती है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुषार अभी इतना ही बोल रहा था कि अद्विक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, पर अब ये नहीं होगा, अब उसकी शादी हो चुकी है, अब से पहली विश उसके पति की होगी। कहकर वो अस्मिता का फोन काट देता है और स्विच ऑफ कर देता है। तुषार हैरानी से फोन को देखता है और कहता है, अजीब इंसान है ये। कहकर अस्मिता को मैसेज कर देता है। वहीं अद्विक अपना फोन भी साइलेंट में कर देता है और दोनों फोन वही टेबल पर रखकर कमरे में आता है जहां अस्मिता ने एक लॉन्ग स्लीव की टी-शर्ट और उससे ही मिलता जुलता लोअर पहना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में काफी ठंड बढ़ चुकी थी जिस कारण अस्मिता ने साड़ी और ड्रेस पहनने बंद कर दिए थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वैसे कपड़े कुछ काम के नहीं थे। यहाँ लेदर और प्रॉपर ऊन के ही कपड़े चलते थे इतनी ठंड में, क्योंकि घर के बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे। हर वक्त बर्फ गिरे ही हुए होते थे। अद्विक कमरे में आकर दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अस्मिता चौंक जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो हैरान हो जाती है। अद्विक गुस्से से उसकी ओर ही आ रहा था। अस्मिता खुद को संभाल पाती उससे पहले ही अद्विक उसे दीवार से लगा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अस्मिता हैरानी से उसकी ओर देखती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 142। डॉक्टर अविनाश, अद्वैत और अदिति दोनों को न्यूज देते हैं। अदिति जहाँ एक तरफ खुश थी वहीं अद्वैत मन ही मन परेशान था। तभी डॉक्टर अविनाश वहाँ रखा बटन प्रेस करते हैं। एक नर्स अंदर आती है। अविनाश कहते हैं, मिसेस प्रताप को बच्चों के रूम में ले जाओ, उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि आखिर नन्ही सी जान कैसे होती है। ये सुन अदिति खुश हो जाती है। वो अद्वैत का हाथ पकड़ के कहती है, चलिए ना हुकुम साहब, हम बच्चों को देखकर आए। अद्वैत जैसे ही खड़ा होने को होता है डॉक्टर उसे इशारे से जाने के लिए मना कर देता है। अद्वैत उनका इशारा समझ के कहता है, अदि तुम जाकर आओ, तब तक हम तुम्हारी दवाई और डाइट चार्ट डॉक्टर से डिस्कस करके आते हैं। अदिति को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो हाँ में से हिलाकर वहाँ से नर्स के पास चली जाती है। वहीं अद्वैत डॉक्टर को देखकर कहता है, बताइए क्या बात है? अविनाश जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, हमें आपसे आपकी पत्नी के बारे में ही बात करनी थी। देखिए गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनिए। वो आपकी पत्नी की कंडीशन देखकर हमें लगता है कि हमें ये प्रेगनेंसी आगे कंसीव नहीं करनी चाहिए। ये सुन अद्वैत के हाथों और गर्दन की नसें फूलने लगती है। वो सामने गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या क्या कहा आपने? अविनाश जी बोले, कुंवर साहब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। आपकी पत्नी की हालत ऐसी नहीं है कि वो ट्विंस को संभाल सके। आगे जाकर बच्चों को या माँ को प्रॉब्लम हो सकती है। अद्वैत चिंता के साथ कहता है, कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? अविनाश जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाएगा, या तो अभी के अभी मिसकैरेज करवा दे, या जब डिलीवरी होगी उस वक्त दोनों में से कोई एक ही बच्चा रह पाएगा, क्योंकि आपकी पत्नी में इतनी इम्यूनिटी है ही नहीं कि वो नॉर्मली डिलीवरी कर सके, और तो और दोनों बच्चों को इस दुनिया में ला सकने की हालत में नहीं है। ये सुन अद्वैत अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी धड़कनें चलना मानो बंद हो गई हो। उसके जीवन में कैसी मुसीबत आ गई थी? अपनी संतानों को वो कैसे मार सकता है? या इतने महीने साथ रहने के बाद भी अपनी एक संतान को कैसे जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए वो देखेगा? अद्वैत गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या कोई और उपाय नहीं है? हमारी पत्नी इस बात पर टूट जाएगी, मर जाएगी वो, अगर उसे ये सब पता चला तो। हम हमारी पत्नी को टूटता हुआ नहीं देख सकते। आपको जो कुछ करना है, जो भी चाहिए बताइए हमें, हम दे देंगे, अपनी पूरी जायदाद दे देंगे आपको, जितने पैसे सब कुछ, पर प्लीज कुछ कीजिए। कहते हुए अद्वैत की आवाज हल्की सी कांप उठती है। अविनाश जी कहते हैं,
नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम। अद्वैत गुस्से से उठता है और अपना हाथ टेबल पर मारकर कहता है, क्या फायदा आपका डॉक्टर होने का जब ये सब कुछ आप ठीक नहीं कर सकते। अविनाश जी डर जाते हैं। वो कहते हैं, जितना हम इंसानों से होता है उतना हम कर सकते हैं, बाकी का तो ऊपर वाले के ही हाथों में है। अद्वैत अविनाश जी को देखकर कहता है, हमारे महादेव ने अगर हमारे घर में 2 खुशियां दी हैं, इसका मतलब हमारे घर में वो खुशियां जरूर आएंगी। आप हमें दवाई और डाइट लिख कर दीजिए, बाकी सब कुछ हम हमारे महादेव पर छोड़ देंगे, क्योंकि जब दवाई काम नहीं करती उस वक्त प्रार्थना काम करती है, और हमारे महादेव हमें कभी भी ना खुश नहीं करेंगे। जैसे हमारी पत्नी की पीरियड्स रेगुलर होना इम्पॉसिबल था और वो पॉसिबल हो गया, वैसे ये भी हो जाएगा। ये सुन अविनाश जी बोले, शांत हो जाइए कुंवर साहब, हमें पता है इस वक्त आप काफी इमोशनल है, पर अभी हमारे पास सिर्फ 1% चांस है। अद्वैत वहां से चलते हुए अविनाश जी के पास आता है, उनकी आंखों में देखकर कहता है, मतलब 1% चांस है और वो हमारे लिए और हमारी संतान के लिए काफी है। हमारी संतान लड़ लेगी हर युद्ध, वो इस दुनिया में आकर रहेगी, ये हमारा वादा है हमारी मरमन से। कहते हुए अद्वैत वहां से जाने लगता है। अविनाश जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, आपने ये डिसीजन ले ही लिया है तो ध्यान रखना, हमें मिसेस प्रताप का पूरा ख्याल रखना होगा, या ये कहें कि हम उन्हें जमीन पर भी पैर नहीं रखने देंगे। अद्वैत अपने जेब में हाथ रख के कहता है, आपने अब तक हमारे लिए जो मदद की वो काफी है, पर आपने अद्वैत प्रताप के अंश को खत्म करने की बात की, वो सुनकर हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कहकर अद्वैत वहां से जाने को होता है, तभी डॉक्टर आगे जाने को होता है, तभी डॉक्टर आगे आकर कहते हैं, कुंवर साहब ये फाइल ले लीजिए और आपका गुस्सा शांत हो जाए तो प्लीज उन्हें हर 15 दिन चेकअप के लिए लेकर आइएगा। कहकर फाइल अद्वैत को देते हैं। अद्वैत एक नजर डॉक्टर को घूरता है और वहां से बाहर चला जाता है। डॉक्टर चैन की सांस लेते हैं और अपने माथे पर हाथ रखकर चेयर पर बैठ जाते हैं। अद्वैत बाहर आता है। अदिति बच्चों वाले कमरे से बाहर आती है, जहां बहुत सारे जन्मे हुए नवजात शिशु थे, बच्चे थे। अदिति का मन कर रहा था उनमें से 4-5 उठा ले, सबके सब कितने क्यूट थे, पर वो ऐसे सबको उठा लेती तो उनकी मां को क्या जवाब देती, जिन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन में बच्चों को रखा हुआ था। अदिति वहां से अद्वैत को आते हुए देखती है, जिसमें चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। अदिति आगे आकर अद्वैत के सामने चुटकी बजाती है और कहती है, कहां चले फूलन देव? अद्वैत नाम से हिला के कहता है, कहीं नहीं, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, चले। अदिति अद्वैत का हाथ पकड़ के कहती है, कोई बात है क्या, और डॉक्टर ने हमें बाहर क्यों भेजा? अद्वैत अदिति को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, चलते हैं। अदिति मुंह बना के कहती है, बताइए ना सीधे, वरना हम कसम दे देंगे अपनी और अपने बच्चों की। ये सुन अद्वैत अदिति को देखते हुए कहता है, डॉक्टर पूछ रहे थे कि किस तरह से हमने क्या किया कि पहली बार ही ट्विंस आ गए। अद्वैत की बात सुन अदिति हैरान हो जाती है और जोर से अदिति के सीने पर अपना मुक्का मारकर शर्मा कर वहां से चली जाती है। अद्वैत भी मुस्कुराता है और अदिति के पीछे जाने लगता है और कहता है, हम सच कह रहे हैं, यही पूछ रहे थे, यकीन ना हो तो वापस पूछ कर आते हैं। अदिति तुरंत गाड़ी में बैठकर बोली, राणा भाई साहब चलिए आप यहाँ से। राणा कहता है, कुंवर रानी साहब, कुंवर साहब। अदिति नाम में सिर हिलाकर कहती है, उन्हें नहीं लेना है, आप चल रहे हैं कि नहीं तो हम पैदल जाएंगे राणा। नहीं नहीं हम चल रहे हैं, कहकर लंबी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर मन में कहता है, माफ कर दीजिएगा कुंवर साहब, हमें इनकी बात माननी होगी वरना बाद में आप हम पर ही गुस्सा करेंगे। कहकर गाड़ी चालू कर देता है। अद्वैत गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि गाड़ी आगे निकल जाती है। अद्वैत हैरानी से गुस्से से कहता है, राणा तुम्हें नौकरी प्यारी है कि नहीं? राणा तक की आवाज जाती तब तक उनकी गाड़ी बाहर निकल गई। अद्वैत गुस्से से जाती हुई गाड़ी को देख रहा था, तभी पीछे से गाड़ी आती है जो अद्वैत की गाड़ी थी। आगे से गार्ड उतरकर अद्वैत को बैठने को कहता है। अद्वैत गुस्से से बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, हमारी गाड़ी का पीछा करो। गाड़ी तेजी से धूल उड़ाते हुए उनके पीछे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता हैरानी से अद्वैत को देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। वो जैसे ही कुछ बोलने को होती तभी अद्वैत उसके अगल बगल अपने दोनों हाथ रख के बोला, आपने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई? अस्मिता सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, कौन सी बात? अद्वैत कहता है, बनने की कोशिश मत कीजिए, पूरे गांव मोहल्ले को पता है, सिर्फ हमें नहीं पता। अस्मिता थूक निकलते हुए अपने मन में कहती है, ये हुक्म कौन सी बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहकर वो एक तरह से गुस्सेल अद्वैत को देखे जा रही थी। वहीं अद्वैत भी गुस्से से अस्मिता को देख रहा था। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। सामने अद्वैत को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अद्वैत इतना गुस्सा क्यों है। वो आगे कुछ बोलती है, उसके सामने देखती है, उससे पहले ही अद्वैत अस्मिता के होठों पर अपने होठ रख देता है। अस्मिता की आंखें बड़ी हो जाती है, वो शर्म से उसकी आंखें ही बंद हो जाती है। वहीं अभी अद्वैत के हाथ अभी दीवार पर थे, अस्मिता की कमर पर अब वो लिपट जाते हैं और वो अस्मिता के होठों के साथ खेलने लगता है। वहीं अस्मिता शर्म से मर रही थी, सुबह की किस से वो पानी पानी हो चुकी थी। अद्वैत से नजर नहीं मिला पा रही थी और अब दिन में दूसरी बार वो उसे किस कर रहा था। वहीं अस्मिता को अद्वैत की किस में कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, उसकी किस में उसे गुस्सा, जलन, दर्द सब कुछ महसूस हो रहा था। अस्मिता धीरे धीरे अपने हाथ अद्वैत के सीने पर रख देती है। अद्वैत कब से अस्मिता को स्मूच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अस्मिता है कि अपने होठों को आजाद कर ही नहीं पा रही थी। अद्वैत थोड़ा अस्मिता से अलग होता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। वहीं अस्मिता की आंखें शर्म से बंद हो चुकी थी, वो कसकर अद्वैत की टी-शर्ट को पकड़ लेती है। अस्मिता धीरे धीरे आंखें खोलने लगती है और ऊपर की ओर देखने लगती है जहां अद्वैत उसे ही देख रहा था। अस्मिता अपनी नजर तुरंत फेर लेती है, तभी अद्वैत अपना एक हाथ अस्मिता की गर्दन पर ले जाकर अस्मिता को दीवार से पुश करता है और उसके होठों को हल्का सा अपने होठों से दबाकर अस्मिता के साथ फ्रेंच किस करने लगता है। अस्मिता कसकर अद्वैत की टी-शर्ट को कसती ही जा रही थी, वहीं अद्वैत उसे काफी पैशन के साथ किस किया जा रहा था। कुछ ही पल में अद्वैत अस्मिता को छोड़ देता है और अपने हाथ अगल बगल रख देता है। अस्मिता गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी अद्वैत वापस से उसके चेहरे पर झुककर बोला, हैप्पी बर्थडे। अस्मिता जो अपनी पलकें झुकाए नीचे ही देख रही थी, अद्वैत के मुंह से ये सुनकर ऊपर देखती है। अद्वैत भी अस्मिता को ही देख रहा था। तभी अद्वैत गुस्से से कहता है, सबको आपके बर्थडे के बारे में पता था सिवाय हमारे, आखिर क्यों नहीं बताया हमें, या हमें बताना ही नहीं चाहती थी। अस्मिता नाम में सिर हिला देती है और वो तुरंत कहती है, नहीं हमें याद नहीं था हमारा बर्थडे, हम इन सब के चक्कर में अपना बर्थडे ही भूल चुके थे, वरना हम आपसे क्यों छुपाते। कहते हुए अस्मिता वहां से जाने को होती है और कहती है, भाई साहब, मां साहब, बाबा साहब का फोन आया होगा ना कि वो हमें विश किए बिना नहीं रह सकते थे। कहकर वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती तभी उसकी कलाई को कोई कसकर पकड़ लेता है। अस्मिता की आंखें बंद हो जाती है। अद्वैत की नजदीकियां उसे बेचैन कर रही थी और अद्वैत था कि जो बार बार उसके करीब ही आ रहा था। अस्मिता पीछे मुड़कर देखती है। अद्वैत घूर कर कहता है, कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप बेड पर सो जाओ। अद्वैत की धमकी सुनकर अस्मिता कुछ नहीं कह पाती और झट से बेड के पास सोने चली जाती है। अद्वैत दरवाजे को बंद कर देता है और वो भी बेड पर आ जाता है। अद्वैत को बेड पर लेटते हुए देखकर अस्मिता तुरंत कहती है, अब आप यहाँ सो रहे हैं? अद्वैत अस्मिता का सवाल सुनकर उसे घूर कर देखता है और कहता है, क्यों, हम यहाँ नहीं सो सकते? कहकर जैसे उठने को होता है तभी अस्मिता उसका हाथ पकड़ के कहती है, नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, आप कभी भी हमारे बगल में सोते नहीं है इसलिए। अस्मिता अपनी बात पूरी कर पाती है उससे पहले ही अद्वैत बीच में कहता है, आज हमें बेड पर सोना है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अस्मिता नाम में सिर हिलाती है और लेट जाती है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अद्वैत भी लेट जाता है और ऊपर सीलिंग की ओर देखने लगता है। उसे काफी अजीब लग रहा था, वो पहली बार अस्मिता के बगल में ऐसे लेटा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, सुनिए। अस्मिता के मुंह से सुनिए सुन अद्वैत बगल में देखता है जहां अस्मिता उसकी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। अद्वैत को ऐसे खुद को देखता हुआ पाकर अस्मिता नीचे नजर करके कहती है, क्या आप हमेशा हमारे साथ सोएंगे? अस्मिता का इस तरह का सवाल सुनकर अद्वैत का दिल धक धक करने लगता है। वो कुछ नहीं कहता, वहीं अस्मिता मन ही मन खुश हो जाती है क्योंकि अद्वैत ने ना नहीं कहा था। तभी अद्वैत बोला, क्या चाहिए गिफ्ट?
अस्मिता उसकी ओर देखती है और बेड पर मुस्कुरा के कहती है, क्या सच में आप हमें गिफ्ट देना चाहते हैं? अद्विक उसकी मासूमियत देखता ही रह गया था। वहीं अस्मिता उसे एक टक ही देख रही थी। अद्विक हाँ में सिर हिलाता है। अस्मिता धीरे से कहती है, हमें ये 2 दिन चाहिए। हम चाहते हैं हम दोनों बाहर जाकर अकेले कुछ वक्त गुजारें, क्योंकि अगर आप घर पर होंगे तो पूरे दिन आप स्टडी रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगे और ना ही हमारे साथ रहेंगे। अस्मिता की बात सुनकर अद्विक उसे एक टक देखता है। कितनी मासूम लग रही थी वो इस वक्त ये बात कहते हुए, और थोड़ी उदास भी लग रही थी। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, ठीक है चलेंगे। उसकी बात सुनकर अस्मिता काफी खुश हो जाती है और जल्दी से लेट जाती है। उसे कल का इंतजार नहीं हो रहा था। कुछ ही पल में अस्मिता सो चुकी थी और कोई था वहाँ जिसकी नींद तो उड़ ही चुकी थी। वो करवट लेकर सोती हुई अस्मिता को एक टक देखने लगता है। वो कितनी मासूम लग रही थी। अस्मिता भी करवट लेकर अद्विक के सामने की तरफ हो जाती है और उसके बाल उसके चेहरे की ओर आ जाते हैं, जिससे उसे अस्मिता का चेहरा नहीं दिख रहा था। अद्विक आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके बाल पीछे कर लेता है और अस्मिता का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है। उसे सुबह कही हुई अस्मिता की बात याद आती है, जिसमें अस्मिता ने कहा था कि अगर उसे गुंजन बाईसा पसंद है तो वो गुंजन बाईसा की तरह बनने के लिए तैयार है। ये सोचते हुए अद्विक के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। वो अस्मिता को देखते हुए कहता है, आपको किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर उस लड़की की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। एक वक्त था जब हम सिर्फ उनकी आंखों की हया और नजाकत को देखकर ही पसंद कर लिए थे, पर अद्विक सिसोदिया को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमारे करीब जरूर आ रही हैं, हम आपको अपना बना सकते हैं हमेशा के लिए, पर अगर कभी भी हमें धोखा देने की कोशिश की इतने करीब आकर तो हम खुद को और आपको दोनों को ही एक साथ खत्म कर देंगे। कहकर वो मासूम अस्मिता के चेहरे की ओर देखने लगता है। अद्विक का सारा गुस्सा शांत हो चुका था और वो करवट लेकर दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। सुबह अस्मिता बेड पर बैठी थी और अद्विक तैयार हो रहा था। अस्मिता का मुंह बना हुआ था क्योंकि अद्विक ने शर्त रखी थी कि अगर वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है तो वो पूरे 2 दिन अपने हाथों में अपना फोन नहीं लेगी। अस्मिता ये देख मुंह बना रही थी क्योंकि उसे अपने दोनों परिवारों की विश चाहिए थी। उसे बाकियों की विश से कोई मतलब नहीं था। तभी वो झूठा नाटक करते हुए कहती है, हमें मासा के पास जाना है। कहकर उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता था। अद्विक उसकी ओर देखता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। अस्मिता और ज्यादा मुंह बना लेती है। वो वापस से कहती है, हमें भाई साहब से बात करनी है। अद्विक अपनी कॉलर उठाकर ठीक करते हुए कहता है, ठीक है कर लीजिए। अस्मिता खुश हो जाती है और बेड से उठकर जैसे ही फोन लेने को जाने को होती है तभी अद्विक कहता है, हम स्टडी रूम में जा रहे हैं, हमारा लंच और डिनर भिजवा दीजिएगा वहाँ। अद्विक की बात सुनकर अस्मिता के कदम रुक जाते हैं और वो पाउट बनाकर अद्विक को देखने लगती है। अद्विक परफ्यूम को लगाने को जैसे ही होता है तभी अस्मिता धीमी आवाज में कहती है, ठीक है हम नहीं करेंगे किसी से बात। कहकर अस्मिता की आवाज रोने जैसी हो जाती है। अद्विक रुक जाता है और अस्मिता की ओर देखता है जो कि तड़प रही थी अपनी माँ सा, बाबा सा, सासू सा, ससुर सा से बात करने के लिए, जिसे देख अद्विक को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, हमारे फोन से बात कर लीजिए, आपका फोन ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर अपनी जेब में से फोन देता है। अस्मिता खुश हो जाती है और जल्दी से फोन लेकर अपने हाथों में फोन ले लेती है और उसे वापस देते हुए कहती है, नहीं हमें नहीं करना, आज आप हमारे साथ नहीं चलेंगे ना। अस्मिता की मासूमियत देखकर अद्विक को बहुत प्यार आ रहा था। वो कहता है, हम चलेंगे आप बात कर लीजिए। ये कहकर वो जैसे ही जाने को होता है तभी अस्मिता अद्विक का हाथ पकड़ लेती है और अद्विक को देखने लगती है। उसे अद्विक को गले से लगाना था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बार-बार अपनी आंखें इधर से उधर मटका रही थी। तभी उसे झट से अद्विक अपनी बाहों में ले लेता है। अस्मिता मुस्कुराती है और कस के अद्विक की पीठ पर अपने हाथ रख के कहती है, थैंक यू, हमारे लिए आपसे ज्यादा मायने कुछ नहीं रखता, पर हम काफी दूर है इसलिए हमें हमारे परिवार से बात करनी है, वो भी कुछ मिनटों के लिए, बाकी के पल तो हम आपके साथ ही हैं। अस्मिता की बात सुन अद्विक उसे अपने से दूर करता है और उसे देखते हुए कहता है, आज आपके लिए कुछ सरप्राइजेस हैं। कहकर वो वहां से चला जाता है। अस्मिता आप सोचती ही रह जाती है क्या होगा आगे कहानी में। जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 144। अदिति अपने कमरे में ही रही। शाम के 7 बज चुके थे। अद्वैत के आने का समय हो चुका था। अदिति थोड़ी परेशान नजर आ रही थी और यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। आखिर लगाती भी क्यों ना। उसने कुछ काम ही ऐसा किया था, अपने हुक्म को हॉस्पिटल में छोड़कर जो आई थी। उसके बाद ना उसने अपने हुक्म का फोन उठाया, ना उसने अपने हुक्म से कोई भी बातचीत की थी। वहीं अद्वैत ने 2 बार अदिति को फोन किया था। अदिति ने दोनों ही बार कॉल को काट दिया था, जिससे अद्वैत काफी गुस्से में था और उसने फोन करना ही बंद कर दिया। अदिति ने दिन में 2 से 3 मैसेजेस अद्वैत को किए थे, जो अद्वैत ने सिर्फ सीन करके छोड़ दिया। अदिति परेशान होकर यहाँ से वहाँ चल रही थी और अपने पेट पर हाथ रख के कहती है, देखिए ना आप दोनों, कैसे आपके बाबा साहब आपकी मासा से नाराज हो गए। फूलन देव कहीं के, ऐसा अपनी मासूम पत्नी से कोई नाराज होते हैं क्या। कहकर अपने पेट को सहला रही थी और खुद ही जवाब अपने बच्चों के बदले देती है, हाँ आपके बाबा साहब ऐसा ही करते हैं। कहकर मुंह बना लेती है। तभी हॉर्न की आवाज आती है। अदिति की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो जल्दी से बेड पर बैठ जाती है क्योंकि वो 1 घंटे से ऊपर चल रही थी और शुरू में इतना स्ट्रेस लेना और इतना चलना काम करना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वो बेड पर आकर सीधे तरीके से बैठ जाती है। तभी उसे कदमों की आवाज आने लगी थी। उस कदम की आहट धीरे धीरे तेज हो रही थी। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। दरवाजा जोर से खुलता है। अदिति अपने पल्लू को कसकर पकड़ लेती है। धीरे धीरे वही कदमों की आहट उसके पास आ रही थी और वो आवाज उसके पास आकर बंद हो जाती है। अदिति को अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस होती है। अदिति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सामने देखती है जहां अद्वैत बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। वहीं अपनी डरी सहमी पत्नी को देखकर अद्वैत का दिल धड़कने लगा था। कुछ पल पहले जैसे ही हॉर्न की आवाज आती है अदिति आकर बेड पर बैठ जाती है। पिछले कुछ घंटों से अद्वैत अपने फोन में अदिति की ही फुटेजेस देख रहा था और उसे पता था कि अदिति ने कब आराम किया, कब खाना खाया और कब दवाई ली। अदिति ने आज सब कामों में बहुत देरी की थी। अद्वैत के हॉर्न की आवाज सुनकर पार्किंग में खड़ा राणा जल्दी से वहां से 9-11 होने वाला था। तभी अद्वैत की गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। अद्वैत ड्राइविंग सीट पर था और गुस्से से ही राणा को देख रहा था। अद्वैत को ड्राइव करता देख राणा को काफी बुरा लग रहा था और डर भी लग रहा था। वो जल्दी से अद्वैत के पास जाकर उसकी ओर का दरवाजा खोलकर कहता है, कुंवर साहब हमें दीजिए, हम पार्क कर देते हैं। ये सुनकर अद्वैत अब गुस्से से कहता है, जब अपनी ड्यूटी निभानी थी तब तो भाग गए थे, अब क्यों आए हो, दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से वरना। अद्वैत आगे कुछ भी कहता तभी राणा दरवाजा खोलकर नीचे देखते हुए कहता है, माफ कर दीजिए कुंवर साहब, पर कुंवर रानी साहब का हुक्म था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम उनकी जरा सी भी इज्जत करते हैं ना तो गाड़ी स्टार्ट कर दो और वहां से निकले बिना आपके, वरना वो ये समझेगी कि हम उनकी इज्जत नहीं करते। तो आप ही बताइए हम कैसे उन्हें मना कर सकते थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए हमेशा वफादार हैं, पर राज परिवार के आदमियों के बाद हम जैसे उनके नौकरों का ही दर्जा बनता है। जब तक हम सक्षम हैं तो उनकी राजकुमारी या रानी को हम सही सलामत रख सके, कहीं भेज सके। कहकर वो नीचे एक तक देख रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। तुमने घर से हॉस्पिटल तक ट्रैवलिंग की थी, आज तुम्हें आराम करने की ज्यादा जरूरत थी और ऊपर से दवाई भी